सो जय हिंद एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं ओपी गाबा 2.0। 2.0 क्यों? क्योंकि 1.0 जो है ओपी गाबा की हम खत्म कर चुके हैं, जिसमें हमने काफी सारे चैप्टर्स ऑलरेडी कर लिए थे। मतलब बीच बीच में चैप्टर्स किए थे, एक सिस्टमैटिक वे में नहीं किया था। जैसे जो बॉक्सेस है, फिगर्स है, चार्ट्स होते हैं, वो सब हमने प्रैक्टिस करे थे। और उसके अलावा मैंने आपको कुछ यूनिट्स भी कराई थी, जैसे आइडियोलॉजी वाली जो यूनिट है वो कराई थी, और मार्क्सिज्म वगैरह जितनी भी आइडियोलॉजी है हमने ओपी गाबा से कवर की थी। तो आपको इसकी नाम की प्लेलिस्ट अलग से दिख जाएगी ओपी गाबा के नाम से। और इस जो 2.0 की सीरीज है इसके लिए मैं अलग प्लेलिस्ट बना दूंगी। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है भाई, और किसके लिए इंपॉर्टेंट है वो बता देती हूँ। तो जो ग्रेजुएशन के बच्चे हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन के बच्चे हैं, या फिर इवन आप यूजीसी नेट जेआरएफ की तैयारी ही क्यों ना कर रहे हो, ठीक है, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, ठीक है, या फिर आपने यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हो, तो आपको तीनों में ही ये हेल्पफुल होगी। इवन आपका बीए प्रोग्राम है, बीए प्रोग्राम में आपके पास पॉलिटिकल साइंस है, ऑप्शनल सब्जेक्ट में पॉलिटिकल साइंस है, तो उसमें भी आपको ये सब पढ़ना ही पड़ता है, ठीक है। टीचर्स यहीं से पढ़ाते हैं। ग्रेजुएशन में भी आप अगर आपका पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स है तो उसमें तो आपको ओपी गाबा आपके फर्स्ट ईयर में, फर्स्ट सेमेस्टर में होती है, राइट। और हर चीज का ये एक बेस है, मतलब अगर पॉलिटिकल साइंस है तो ओपी गाबा बेस नहीं होगा तो कुछ समझ नहीं आएगा। तो ओपी गाबा का आपका इंपॉर्टेंस मैंने बस समझा दिया। यूनिट 1 है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। तो लेट्स बिगिन। तो नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी आपको यहाँ दिख गया, तो यहाँ से बुक की शुरुआत होती है। एंड इसमें बोला गया है कि एज ह्यूमन बींग्स वी लिव इन अ सोसाइटी, ठीक है। जहाँ पे हिंदी ट्रांसलेशन की जरूरत पड़ेगी वहां हम हिंदी में भी पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको यहाँ मेंशन किया हुआ है कि बाइलिंगुअल क्लास है, हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों को समझ आएगा, ठीक है। और हिंदी मीडियम वाले अपने नोट्स भी बनाते जाएंगे। तो ह्यूमन बींग सोसाइटी का पार्ट है। सोसाइटी के अंदर कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस आते हैं, संस्थाएं आती हैं। हमारा फैमिली, फैमिली एक इंस्टीट्यूशन है। स्कूल, रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस हो गई, ठीक है। पॉलिटी यानी कि राजनीति, राजनीतिक, ठीक है, यानी कि हमारा स्टेट, ये भी क्या है, एक इंस्टीट्यूशन है, संस्थान है, एक्सेट्रा। हर एक इंस्टीट्यूशन का एक अपना एक दायित्व होता है, पर्पस होता है उसमें। इट इन्वॉल्व सम ऑर्गेनाइजेशन एंड यूज ऑफ अथॉरिटी। तो हर चीज में जो हर इंस्टीट्यूशन हमने देखा, तो हर इंस्टीट्यूशन का एक ऑर्गेनाइजेशन होगा, मतलब एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होगा। एंड हर इंस्टीट्यूशन की एक अपने पास एक अथॉरिटी होगी। जैसे फैमिली है तो फैमिली के पास अपनी अथॉरिटी है बच्चों को कंट्रोल करने की, स्कूल के पास अथॉरिटी है अपने स्टूडेंट्स को कंट्रोल करने की, है ना। वैसे रिलीजियस इंस्ट्रक्शन जहाँ पे दिए जाते हैं, टेम्पल हो गए, मस्जिद हो गई, तो वहां का अलग स्ट्रक्चर है, वहां की अलग अथॉरिटी है। अब यहाँ पे अथॉरिटी वर्ड क्या है? अथॉरिटी वर्ड का मतलब है a relationship of command and obedience where the command is generally regarded to be reasonable, ठीक है। तो अथॉरिटी क्या है? अथॉरिटी के अंदर दो चीजें आती है। कमांड, कमांड मतलब क्या? अगर आप किसी को कोई कमांड दे रहे हो, ठीक है, बता रहे हो कि ऐसा करो, ठीक है, आप अपना हुक्म चला रहे हो, बेसिकली हिंदी मीडियम वाले बता सकते हैं हुक्म। और उसके बाद आता है हमारा ओबीडियंस, मतलब उसकी बात मानना, ठीक है। तो अगर आपको कोई ऑर्डर दे रहा है कोई और आप उसको मान रहे हो तो वो अथॉरिटी है। अब यहाँ पे अथॉरिटी को पॉजिटिव दिखाया गया है क्योंकि जो यहाँ पे कमांड हमें मिलेगी वो होगी रीजनेबल। रीजनेबल यानी कि उसमें तर्क होगा। ऐसे नहीं कि आपको किसी ने कुछ बोल दिया कि ये मर्डर कर दो, तो ये कोई कमांड थोड़ी है, ये तो आपको ऐसे ऑर्डर दिया जा रहा है, इसमें कोई तर्क की बात नहीं है, और ये एथिकली भी रॉन्ग है, तो ये गलत होगा। अथॉरिटी वो ही कहलाई जाएगी जो एक तर्क के साथ रीजनेबल तरीके से आपको बताए, ठीक है। माइल्ड प्रोटेस्ट इफ एनी वुड नॉट अपसेट द अथॉरिटी। लेकिन हाँ, आप अथॉरिटी के खिलाफ कोई प्रोटेस्ट करते हो या इन जनरल भी कोई प्रोटेस्ट करते हो, माइल्ड मतलब होता है बहुत हल्का फुल्का, ऐसे नहीं कि बहुत ओवरथ्रो या बहुत रेडिकल हो गए या बहुत वायलेंट हो गए, वैसा नहीं। माइल्ड मतलब हल्का फुल्का प्रोटेस्ट जो है अथॉरिटी में चल सकता है, वो अथॉरिटी को अपसेट नहीं करेगा। तो ये थोड़ा सा एक स्टार्टिंग थी इस बुक की, और यहाँ से शुरू होता है हमारा मेन बुक, नेचर ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। अब व्हाट इज पॉलिटिकल? पॉलिटिकल है क्या, मतलब राजनीतिक का मतलब क्या है? पॉलिटिकल साइंस पढ़ते रहते हो, लेकिन उसमें पॉलिटिकल या राजनीतिक क्या होता है वो समझेंगे। तो इसमें लिखा है व्हेन एन ऑर्गेनाइजेशन इज डिजाइन टू रेगुलेट द होल कम्युनिटी इट टेक्स द कैरेक्टर ऑफ पॉलिटी। मतलब जब एक संस्था, संगठन, ऑर्गेनाइजेशन को हम हिंदी मीडियम वाले संगठन बोलेंगे, ठीक है, तो एक जब ऑर्गेनाइजेशन जो होती है वो पूरी की पूरी कम्युनिटी को कंट्रोल करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए जब बनाई जाती है, ठीक है, तब वो एक पॉलिटी बन जाती है। पॉलिटी मतलब हो गया हमारा राज्य, या फिर आप राजनीति बोल सकते हो, लेकिन यहाँ पे पॉलिटी का मतलब यहाँ है स्टेट से या फिर सरकार से,
ठीक है, राज्य या सरकार पॉलिटी होता है हमारा। तो जब कोई भी एक संस्था या संगठन बनाया जाता है पूरी कम्युनिटी को कंट्रोल करने के लिए, तो वो कहलाता है हमारा पॉलिटी। पॉलिटी देयरफॉर डिनोट्स एन ऑर्गेनाइजेशन, तो पॉलिटिकली एक तरीके का ऑर्गेनाइजेशन हो गया जहाँ पे रूल्स आर मेड, जहाँ पे ऑब्वियसली आपके रूल्स एंड रेगुलेशंस, कानून बनाए जाएंगे एंड डिसीजन लिया जाएगा पूरी की पूरी कम्युनिटी के लिए। अथॉरिटी इज एक्सरसाइज ओवर ईच मेंबर ऑफ द कम्युनिटी, और जो अथॉरिटी है, जिसके पास जो ऑर्गेनाइजेशन होगा, ऑर्गेनाइजेशन के पास अथॉरिटी होगी, वो हर लोगों पर लगेगी, ठीक है। वो अंदर उस अथॉरिटी के अंदर जितने भी लोग आते हैं, मतलब स्टेट के अंदर जैसे सरकार के अंदर हम सारे लोग आते हैं, तो उसकी जो सरकार की अथॉरिटी है वो किसके ऊपर है, हमारे ऊपर है। तो हम क्या है, कम्युनिटी का मेंबर है, ठीक है, पूरी की पूरी कम्युनिटी का हम मेंबर है। देन द टर्म पॉलिटिकल रिफर्स टू समथिंग दैट इज पब्लिक। अब यहाँ पे पॉलिटिकल वर्ड्स को कितनी बार पब्लिक यानी कि सार्वजनिक वर्ड से जोड़ा जाता है, एज डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम द प्राइवेट। तो प्राइवेट अलग है, पब्लिक अलग है, और पॉलिटिकल जो है हम पब्लिक सेंस में देखते हैं। समथिंग दैट इज एप्लीकेबल टू अ लिमिटेड नंबर ऑफ पर्सन। या प्राइवेट क्या होता है, जो बहुत कम लोगों पे एप्लीकेबल हो, ठीक है। ऐसा कोई रूल बना है जो मतलब सिर्फ माइनॉरिटी के लिए बना है या कुछ लोगों के लिए बना है, तो वो हमारा प्राइवेट होता है, यानी कि फैमिली, है ना। और पब्लिक स्फीयर में आ जाएगा पूरा का पूरा देश या पूरा का पूरा स्टेट। तो ऑब्वियसली जो पॉलिटिकल निर्णय लिए जाते हैं वो पूरे के पूरे पब्लिक लेवल पे लिए जाते हैं, ना कि प्राइवेट लेवल। ये तो बहुत इजी था। देन शेल्डन वॉलिन ने क्या बोला है अपनी बुक पॉलिटिक्स एंड विजन में, उन्होंने बहुत अच्छे, बहुत सुंदरता से कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉलिटिकल समझाए हैं। सो शेल्डन वॉलिन ने बोला कि ऑफ ऑल द अथॉरिटेटिव इंस्टीट्यूशंस इन सोसाइटी, सोसाइटी में हर तरीके के अथॉरिटेटिव इंस्टीट्यूशन है, जैसे हमने पढ़ा स्कूल, फैमिली, रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस, उसमें से सबसे अलग जो है पॉलिटिकल जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो कैसे अलग है, वो कैसे यूनिक है। बहुत सारे इंस्टीट्यूशन में से आपको कैसे पता चलेगा कि अच्छा ये पॉलिटिकल है और ये एकदम अलग है, ठीक है। सबसे अलग जो है वो क्यों, क्योंकि ये कॉमन होता है टू द होल कम्युनिटी। जैसे स्कूल है वो सिर्फ कुछ बच्चों के लिए होगा और बाकी बच्चों का स्कूल अलग होगा, फैमिली भी हमारा प्राइवेट स्पेयर होगा। लेकिन पॉलिटिकल जो है वो एक ऐसी चीज है जो कि पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस के अंदर जितने भी आएंगे वो पूरी पूरी कम्युनिटी पे वैलिड होंगे, उन सबके लिए कॉमन होंगे। जैसे कि जो मेन जो शेल्डन वॉलिन बताते हैं कि जो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है किसी भी पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस की वो क्या है, तो प्राइमरी जो है वो आएगा हमारा नेशनल डिफेंस, इंटरनल ऑर्डर, डिस्पेंसिंग ऑफ जस्टिस, जस्टिस को देना, इकोनॉमिक रेगुलेशंस, ये सारे शेल्डन वॉलिन ने पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस के मेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज बताई हैं, दायित्व बताए हैं, लार्जली ऑन द ग्राउंड दैट। और ये सारे इंस्टीट्यूशंस क्या करेंगे, मतलब ये जो इंस्टीट्यूशन है पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, उनका जो मेन फंक्शन है वो ये सारी चीजें हैं, जस्टिस प्रोवाइड करना, ये सब। एंड इस बेसिस पे कि सारे के सारे जितने भी मेंबर्स हैं हमारी कम्युनिटी में, यानी कि हम, आप और मैं, इनको बेनिफिट हो, ठीक है। तो बेनिफिशियल होने चाहिए और ये पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन का काम है बस। इसलिए वो बोलते हैं कि जो पॉलिटी है या फिर हम जिसको बोले स्टेट यानी कि राज्य, वो एक यूनिक पोजीशन एंजॉय करता है अमॉन्ग सोशल इंस्टीट्यूशन। सोशल इंस्टीट्यूशन में फैमिली, स्कूल, रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस, ये हमारे सोशल लेवल पे काम करते हैं। लेकिन जो स्टेट है हमारा पॉलिटी, राज्य, वो काम कर, उसका एक यूनिक है, मतलब बाकी सबसे ये यूनिक है। और क्यों यूनिक है मैंने आपको बता दिया, क्योंकि ये सबके हित के लिए काम करता है। इट इज सो इम्पॉर्टेंट दैट, इतना इंपॉर्टेंट है ये चीज कि एरिस्टोटल, जो कि एक एंशिएंट ग्रीक फिलोसोफर थे, सबको पता ही होगा, अरस्तु जिसको बोलते हैं हम हिंदी में, डिस्क्राइब मैन बाय नेचर अ पॉलिटिकल एनिमल। तो ये भी बहुत फेमस इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है कि किसने मैन को एक पॉलिटिकल एनिमल बोला था, कि जो मैन है वो बिना पॉलिटिक्स के, मतलब बिना पॉलिटिक्स इन द सेंस बिना राज्य के नहीं रह सकता, वो पॉलिटिक्स का कहीं ना कहीं पार्ट होगा ही होगा। जैसे आप वोट डालने भी जाते हो तो क्या हो, आप एक पॉलिटिकल एनिमल हो। अगर आप किसी राज्य से मिलने वाली सुविधाओं का उपयोग कर रहे हो तो आप क्या हो, पॉलिटिकल हो। तो पॉलिटिकल एनिमल एरिस्टोटल ने हम सबको बोला है। Living in a state was so natural for a person that he who lived outside the state or who did not need a state was either a beast or an angel। अब वो बोलते हैं जो स्टेट के बाहर रहता है, ठीक है, या मतलब वो स्टेट, मतलब स्टेट के बाहर रहता है इन द सेंस ये नहीं कि वो दिल्ली में नहीं रह रहा है या वो किसी स्टेट में नहीं रह रहा, नहीं, जो मतलब स्टेट को मानता ही नहीं है वो बोला जा रहा है, ठीक है। तो वो या तो अगर वो स्टेट को नहीं मानता या स्टेट के किसी भी दिए गए जो प्रोटेक्शन है या जो भी चीजें वो बेनिफिट स्टेट प्रोवाइड करती है उसका वो उपयोग भी नहीं कर रहा, तो या तो वो बीस्ट होगा, बीस्ट होगा, या फिर हमारा कोई वो जो पर्सन है वो एंजल होगा। मतलब वो इस ह्यूमन बीइंग तो नहीं हो सकता, क्योंकि वो तो हम क्या है, ह्यूमन बीइंग तो पॉलिटिकल एनिमल है।
सो बीस्ट मतलब आपको पता ही होगा, जानवर बोल सकते हो, राक्षस बोल सकते हो, क्योंकि जानवर ही है जो स्टेट के अंदर या स्टेट को नहीं मानते, या फिर जो कोई एंजल हो सकता है वो नहीं मानता। बाकी सब पॉलिटी का पार्ट है, यानी कि स्टेट का पार्ट है, मतलब अगर हम ह्यूमन बींग्स है तो। ठीक है। द टर्म पॉलिटी, पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिकल आर ड्राइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड पॉलिस। तो तीनों ही इसका कभी कभार आप अगर इंट्रोडक्शन में, जब भी आप अगर आंसर राइटिंग करते हो अपने ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन में, तो आप ये लाइन से इंट्रोडक्शन आप शुरू कर सकते हो। ठीक है। या फिर आपको कभी कभी एमसीक्यू या फिर पीवाईक्यूज में भी आ सकता है, तो सीयूईटी में। तो पॉलिटिक्स और पॉलिटिकल या पॉलिटी बोलो, तीनों का मतलब जो है वो पॉलिसी होता है, और उसका मतलब ग्रीक वर्ड है ये, जिसको हम बोलते हैं सिटी स्टेट्स। ठीक है। तो ग्रीक सिटी स्टेट्स क्यों बोलते हैं, यहाँ पे सिटी स्टेट्स का मतलब लिखा हुआ है। जो सिटी स्टेट्स हुआ करते थे ना पहले के टाइम पे, इसको एक सेकंड में रब कर दूं। यस। So, the city states, they were relatively small communities which were separated from each other. तो सिटी स्टेट्स क्या थी, छोटी छोटी कम्युनिटीज हुआ करती थी, और वो एक दूसरे से सेपरेटेड थी, किस बेसिस पे, बाय जोग्राफिकल बैरियर्स। तो यानी कि एक फॉरेस्ट, दो फॉरेस्ट, तीन फॉरेस्ट, और यहाँ पे कोई माउंटेन में रहने वाली ट्राइब। ठीक है। तो ये फॉरेस्ट है, ठीक है, ये मान लो माउंटेन है, यहाँ तो है ही, और ये सी है। ठीक है। तो इन सी इन द सेंस कि यहाँ पे फॉरेस्ट एक खत्म हुआ, एक बहुत बड़ा बीच में समुंदर आ गया, फिर एक नया फॉरेस्ट शुरू हुआ। तो ये छोटी छोटी कम्युनिटीज होती थी, कोई माउंटेन्स पे रहती थी, और एक दूसरे से ये अलग अलग थे, इनका अपना रूल्स एंड रेगुलेशन अलग हुआ करता था, इनका अलग, इनका अलग। ठीक है। और हर सिटी स्टेट का एक कॉम्पैक्ट सोशल लाइफ और कल्चर होता था। ऑब्वियसली माउंटेन पे रहने वाले लोगों का कल्चर और वहाँ की जो सोशल लाइफ है वो अलग होगी, और जो यहाँ पे फॉरेस्ट में रह रहे हैं, समुद्र के आसपास इलाकों में रह रहे हैं, उनकी जो पायरेट्स हो गए जैसे, तो उनकी लाइफ अलग होगी और उनका कल्चर अलग होगा सोशल लाइफ का। देन वेयर ऑल इंस्टीट्यूशंस एंड एक्टिविटीज वर निट टुगेदर, निट मतलब होता है एक साथ, सारी एक्टिविटीज वो परफॉर्म करते थे, मतलब ये सारे एक साथ नहीं, मतलब अलग अलग एक साथ। ठीक है। जैसे एक जो फॉरेस्ट वन है वहाँ के लोग अलग, और माउंटेन्स के लोग अलग। These institutions and activities which were aimed at securing good life, और इनका मेन पर्पस क्या होता था, एम होता था गुड लाइफ को सिक्योर करना। आज के टाइम पे भी हम अगर कुछ ना कुछ जद्दोजहद कर रहे हैं, ठीक है, सारी चीजें कर रहे हैं, तो क्यों करते हैं, ताकि हम एक अच्छी जिंदगी पा सकें, राइट। एंड फॉर द कम्युनिटी वेयर वर रिगार्डेड टू बी द पार्ट ऑफ पॉलिटीज। ठीक है। विच वर एम्ड एट सिक्योरिंग गुड लाइफ फॉर द कम्युनिटी, एंड इनको हम पॉलिटी का पार्ट बोलते थे। ठीक है। However, in the present day society, the scope of politics is not regarded to be so comprehensive. आज के टाइम पे जो पॉलिटिक्स का स्कोप है वो इतना कॉम्प्रिहेंसिव नहीं है। ठीक है। आज के टाइम तो पूरी एक ही सोसाइटी है, लेकिन पहले अलग अलग लोगों का अलग अलग कल्चर और अलग अलग रहने का तरीका, प्लस वो तो आज के टाइम पे भी है, लेकिन उनका सिटी स्टेट बोला जाता था, अलग अलग स्टेट्स में उसको बांट दिया गया था अलग अलग सिटीज में। देन टुडे वी ड्रॉ अ डिस्टिंक्शन बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट स्फीयर। हम पब्लिक को अलग रखते हैं, प्राइवेट स्फीयर को अलग रखते हैं, लेकिन वो दोनों को एक साथ ही रखते थे। पब्लिक और प्राइवेट लाइफ उनके लिए कुछ अलग नहीं थी। एंड कन्फाइन द यूसेज ऑफ टर्म पॉलिटिक्स टू द इंस्टीट्यूशंस एंड एक्टिविटीज फॉलोइंग इन दिस पब्लिक स्फीयर। और आज के टाइम पे हमारे लिए पॉलिटिक्स क्या है, जो पब्लिक स्फीयर का पार्ट है। ठीक है। जो चीजें सार्वजनिक है, जो हमारे कम्युनिटी का जो स्टेट है, हम उसकी कम्युनिटी में है, तो वो पब्लिक स्फीयर है। लेकिन पहले के टाइम में पब्लिक और प्राइवेट दोनों ही स्फीयर पॉलिटिक्स का पार्ट होते थे, मतलब दोनों ही स्फीयर में पॉलिटिक्स इंटरफेयर करती थी, राज्य इंटरफेयर करता था। Thus, the decision of the cabinet and parliament, election campaigns, and other activities of political parties, people's movements seeking change in the law and public policy, etc., belong to politics. तो सारे आपको पता है पॉलिटिक्स के अंदर क्या क्या आता है आज के टाइम पे, कैबिनेट आता है, हमारी संसद आती है, इलेक्शन के लिए जो कैंपेन्स हो रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टीज की जो अलग अलग फंक्शंस है या जो वो एक्टिविटीज करती हैं इलेक्शन से पहले। ठीक है। जो पीपल्स मूवमेंट, यानी कि हम जो प्रोटेस्ट करते हैं टाइम टू टाइम, लॉ बनाना, पब्लिक पॉलिसी, ये सारा पॉलिटिक्स का पार्ट है। बट द ऑब्जेक्ट ऑफ आवर फेथ एंड वर्शिप, द कंटेंट ऑफ आवर एजुकेशन, आर्ट एंड कल्चर डू नॉट प्रॉपरली बिलोंग टू द स्फीयर ऑफ पॉलिटिक्स। तो ये चीज आपको याद रखनी है। एक आप ऐसे मैं हमेशा बोलती हूँ अपने स्टूडेंट्स को कि आप हमेशा कंसेप्ट मैप या माइंड मैप बनाया करो नोट्स बनाते टाइम, सेंटेंस फॉर्मेशन मत किया करो, क्योंकि जो सेंटेंसेस हैं वो तो यहाँ पे भी लिखे हुए हैं, तो क्या फिर इसके बुक में और आपके नोट्स में, अगर आप नोट्स बनाते हो या कुछ आपको इंपॉर्टेंट लगता है, तो उसको क्या करना चाहिए, आपको कंसेप्ट मैप या माइंड मैप के थ्रू बनाना चाहिए, या पॉइंटर्स लिखते जाओ और सेंटेंसेस में मत लिखो। तो जैसे आप यहाँ लिख सकते हो कि जो पॉलिटिक्स है
पॉलिटिक्स के अंदर ये सारी चीजें आती है जो मैंने ऊपर बताई, कैबिनेट, पार्लियामेंट, इलेक्शन कैंपेन। और यहाँ पे जो पॉलिटिक्स की स्फीयर में क्या क्या नहीं आता, नॉट वाला लिख दो और एक तरफ ये वाला लिख दो कि क्या क्या आता है। तो नॉट में क्या क्या नहीं आएगा, मतलब जो हमारा जो रिलीजन है, हमारा फेथ, हम जिस भगवान में हम मानते हैं, वो उसको तो स्टेट नहीं बोल सकता ना कि तुम इस भगवान में क्यों मान रहे हो, दूसरे भगवान में मानो, नहीं बोल सकता। हमारा एजुकेशन का जो कंटेंट है उसको भी पॉलिटिक्स के अंदर कंसिडर नहीं किया जाता, उसके लिए अलग अलग काउंसिल्स होती हैं, एजुकेशन मिनिस्ट्री वगैरह, ठीक है। तो वो हमारा एजुकेशन का क्या कंटेंट होगा, हम क्या कौन सी एजुकेशन लेंगे स्पेसिफिकली, मतलब मैं आर्ट्स लूंगी, कॉमर्स लूंगी या साइंस लूंगी, वो स्टेट मुझे नहीं बताएगा, वो मैं खुद डिसाइड करूंगी। देन आर्ट एंड कल्चर क्या होगा, हमारा कल्चर, हमारी संस्कृति, मतलब जो जैसे गुजराती लोग हैं उनका कल्चर अलग है, सिंधियों का अलग है, पंजाबियों का अलग है, वैसा। एंड डू नॉट प्रॉपरली बिलोंग टू द स्पेयर ऑफ पॉलिटिक्स, तो पॉलिटिक्स के स्पेयर में ये सारी चीजें नहीं आती, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दी कौन कौन सी चीजें नहीं आती। अनटिल, जब तक ये चीजें किसका, हमारे पॉलिटिक्स का पार्ट तब तक नहीं बनेंगी जब तक इट इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन पब्लिक ऑर्डर एंड सेफ्टी। अगर आपके एजुकेशन की वजह से, आपके वर्शिप, आपके रिलीजन की वजह से, आपके कल्चर की वजह से कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रही है या किसी को नुकसान हो रहा है, तब स्टेट इंटरफेयर करेगा, अदरवाइज वो नहीं करेगा। जैसे हमारा जॉन लॉक भी बोलते थे, ठीक है, कि स्टेट जो है, जब तक आप दूसरों को हार्म नहीं पहुंचा रहे हो, जेएस मिल बोलते थे हार्म प्रिंसिपल में, तब तक आप मामले में स्टेट इंटरफेयर नहीं कर सकता। लेकिन पब्लिक ऑर्डर और सेफ्टी के लिए, प्रोटेक्शन के राइट जो है हमारे पास, उसके लिए स्टेट इंटरफेयर कर सकता है इन सारी चीजों में भी, एजुकेशन में, आर्ट एंड कल्चर में, वर्शिप में, ठीक है। अब बात करते हैं स्कोप ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। तो आफ्टर आइडेंटिफाइंग द नेचर एंड स्कोप ऑफ पॉलिटिकल, वी आर नाउ रेडी टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। तो हमने थोड़ा सा अभी तक हमने पढ़ा, उसमें पॉलिटिकल क्या होता है वो पढ़ा, उसका क्या स्कोप है, मतलब क्या क्या चीजें उसमें आती है, क्या क्या नहीं आती, उसका कैसा नेचर होता है, क्या क्या उसमें पॉलिटिकल डिसीजंस होते हैं, जो मैंने अभी तक बताया। अब समझते हैं इसका नेचर ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी क्या है। द टर्म, आई गेस यहाँ पे हेडिंग अलग है और यहाँ पे कुछ और लिखा हुआ है, माइट बी इसका प्रिंटिंग मिस्टेक है या क्या, आई डोंट नो। तो जो यहाँ पे हम समझ लेते हैं, द टर्म थ्योरी स्टैंड्स फॉर अ सिस्टमैटिक नॉलेज, ठीक है। तो थ्योरी का मतलब क्या होता है, मतलब हम बेसिक से पढ़ रहे हैं आज के लेक्चर में। सो थ्योरी मतलब हमारा सिस्टमैटिक नॉलेज। तो कोई भी थ्योरी पढ़ रहे हो, चाहे पॉलिटिकल थ्योरी में इतनी सारी थ्योरीज है, लिबरलिज्म, मार्क्सिज्म, ये और वो, तो ये सारे क्या है, सिस्टमैटिक नॉलेज है। एक तरीके से आपको ऐसे लाइन वाइज चीजें समझाई गई हैं। सिस्टमैटिक यानी कि व्यवस्थित ज्ञान, जिसको हम बोल सकते हैं हिंदी मीडियम, व्यवस्थित ज्ञान। Thus, political theory denotes a systematic knowledge of political phenomena। और इसलिए जो political theory है वो क्या बताती है, किसी भी जो पॉलिटिकल फिनोमेना कुछ भी हो रहा है, मतलब जो हमारे आसपास चीजें हो रही हैं पॉलिटिकल लेवल पे, उसको जब हम एक सिस्टमैटिक नॉलेज के टर्म्स में समझते हैं, नॉलेजेबल सेंस में समझते हैं, तो वो पॉलिटिकल थ्योरी बन जाती है। थ्योरी मतलब सिस्टमैटिकल नॉलेज, और जब वही नॉलेज पॉलिटिकल फिनोमेना के कॉन्टेक्स्ट में समझोगे तो वो पॉलिटिकल थ्योरी बन गई, ठीक है। बट टाइप ऑफ नॉलेज require about the political phenomena in the realm of political theory। अब हमें पॉलिटिकल थ्योरी में किस किस तरीके की नॉलेज चाहिए होती है। पहला, एम्पेरिकल स्टेटमेंट, जो किस पे बेस्ड होता है, एम्पेरिकल क्या होता है, ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड होता है, हमारे सेंस एक्सपीरियंस पे बेस्ड होता है। यानी कि अपने जो पांचों इंद्रियां हैं, 5 सेंसेस हैं, उसके थ्रू अगर हम कोई चीजें ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, फील कर पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, तो वो एम्पेरिकल होगा। एम्पेरिकल यानी कि फैक्ट्स के ऊपर बेस्ड, रियलिटी के ऊपर, ठीक है। जो हमें दिख रहा है वही सत्य है, ठीक है, वही कटु सत्य है, जो दिख रहा है, जो नहीं दिख रहा, जो हम अपने सेंस एक्सपीरियंस नहीं कर सकते, सेंसेस के थ्रू नहीं एक्सपीरियंस कर सकते, वो एम्पेरिकल नहीं होगा। और हिंदी में हम इसको क्या बोल सकते हैं, प्रयोग सिद्ध, ठीक है, प्रयोग सिद्ध बोल सकते हो आप, या एम्पेरिकल वर्ड के लिए आपके पास कोई और अच्छा वर्ड हो तो आप वो यूज कर सकते हो। इसके अलावा हम एक और वर्ड यूज करते हैं, पॉस्टेरियरी। पॉस्टेरियरी भी एम्पेरिकल होता है, मतलब वो सारी एब्स्ट्रैक्ट चीजें जिनको देख के हम फील नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला नॉलेज, नॉलेज का कैसे दिखाओगे आप मुझे, या उसको फील कैसे करोगे, या सुनोगे कैसे, नहीं ना। तो वैसे ऐसे कुछ वर्ड्स होते हैं जिनको हम सिर्फ बोलते हैं, पर उनके उनके उनसे रिलेटेड कोई दिमाग में एज सच इमेज नहीं आती, तो वो एम्पेरिकल नहीं होंगे। देन दूसरा हमारा आता है, 3 टाइप की स्टेटमेंट आपको डालनी होती है अपने आंसर में, क्या क्या चीजें, आप पॉलिटिकल थ्योरी में क्या क्या चीजें होती हैं। तो एम्पेरिकल है, लॉजिकल स्टेटमेंट होती है जो कि रीजनिंग पे बेस्ड होती है, हमारे तर्क पे बेस्ड होती है, 2+2 4 होता है, तो ये लॉजिकल स्टेटमेंट है। देन दूसरा इवैल्यूएटिव स्टेटमेंट, इवैल्यूएटिव स्टेटमेंट यानी कि वैल्यू जजमेंट पे जो बेस्ड होता है। सो बेसिकली इवैल्यूएटिव स्टेटमेंट में वो स्टेटमेंट आ जाएगी जो हमें सही और गलत के बीच का अंतर बताएं, या उससे रिलेटेड कुछ भी ऐसे एथिकल चीज बताएं, या कुछ नेगेटिव चीज भी बताएं, तो वो इवैल्यूएटिव बोलते हैं ना, इवैल्यूएशन करो, तो वैसा। तो मेन आर बॉर्न फ्री एंड इक्वल,
ठीक है, तो ये जो ऐसा स्टेटमेंट होता है इसको इवैल्यूएटिव स्टेटमेंट्स बोलते हैं। या मेन आर बॉर्न फ्री लिखा हुआ है, या फिर वुमेन एंड मेन आर इक्वल बोल सकते हो, या इन दोनों के बीच में ये समानता है, या वुमेन्स को एक्सप्लॉइट किया जाता है, तो ये इवैल्यूएटिव स्टेटमेंट है। कहीं ना कहीं हमने सोच समझ के इस पे वैल्यू जजमेंट के बेसिस पे हमने ये बनाया है। जैसे जो हमारी सोसाइटी में कितनी सारी चीजें होती है ना कि थर्सडे को मतलब साबुन नहीं लगाना, या फिर नॉनवेज नहीं खाना, एग नहीं खा सकते, ट्यूसडे को भी नहीं खा सकते। तो ये सारी चीजें क्या है, या कुछ ना कुछ हमारे वैल्यू जजमेंट पे बेस्ड है। ठीक है, जो हमारे साथ चीजें हुई उसके बेसिस पे हमने कुछ कुछ चीजें बना ली, तो वो इवैल्यूएटिव स्टेटमेंट। अब पॉलिटिकल साइंस जो है सिर्फ और सिर्फ बात करता है इंपेरिकल और लॉजिकल स्टेटमेंट्स की। ठीक है, तो जो दो स्टेटमेंट हमने स्टार्टिंग में पढ़ी वो पॉलिटिकल साइंस में सिर्फ इन दो चीजों का यूज होता है। मतलब ऐसी चीजों में हम विश्वास करेंगे एज अ पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट जो हम देख सकते हैं और जो कि रीजनिंग पे बेस्ड हो। देख सकते हैं मतलब कि जो अपने 5 सेंसेस से एक्सपीरियंस कर सकते हैं, देखना, सुनना, टच, फील, सब कुछ इसमें आ जाएगा, स्मेल वगैरह सब। तो ये दोनों चीजें हैं, उस पे पॉलिटिकल साइंस जो है बेस्ड है, डिपेंडेंट है, रिलाइड है। इट इज आर्ग्यूड दैट करेक्ट ऑब्जर्वेशन एंड करेक्ट रीजनिंग बाय डिफरेंट पर्संस वुड लीड टू सिमिलर कंक्लूजन। अगर एक पर्सन ए है और एक पर्सन बी, तो अगर वो जो चीजें देख रहा है या समझ रहा है, तो मैं भी पॉलिटिकल साइंस पढ़ती हूँ, आप भी पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हो। ठीक है, आपका नजरिया चाहे अलग हो सकता है, आपकी ऑब्जर्वेशन अलग हो सकती है, और आपका रीजनिंग अलग हो सकता है, मतलब आपका तर्क दोनों का अलग अलग हो सकता है। लेकिन पॉलिटिकल साइंस ये बोलता है कि अगर आप दोनों जो है लोग वो करेक्ट ऑब्जर्वेशन करें चीजों का, अगर ये देखें कि ये 9 ही है, ठीक है, ये भी इसको 9 देख रहे हैं और ये भी इसको 9 देख रहे हैं, तो करेक्ट ऑब्जर्वेशन। दूसरा, उसका रीजनिंग भी करेक्ट है, क्योंकि हम उल्टा खड़े हैं, तो अगर हम ऐसे देखेंगे तो ये, और सामने वाला देखेगा तो 9 ही लगेगा, तो उसका रीजनिंग भी सही है। ठीक है, तो अगर रीजनिंग और ये दोनों सही है, तो जो कंक्लूजन आएगा दोनों पर्सन का वो सही आएगा। मतलब निर्णय जो निकलेगा इन सब बातों से, वो कंक्लूजन दोनों का सही निकलेगा, चाहे फिर दोनों पर्सन अलग अलग थे, दोनों का कल्चर अलग था, दोनों का सब कुछ अलग था। ठीक है, वो एक मेल था एक फीमेल था, सब कुछ, लेकिन उन्होंने अगर ऑब्जर्वेशन सही से करा है, रीजनिंग तर्क सही से लगाया है, तो उनका कंक्लूजन भी हमेशा सेम ही आएगा। तो ये कब हो सकता है, जब हम इंपेरिकल और लॉजिकल स्टेटमेंट्स को वेरीफाई कर पाए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे वेरिफिकेशन अगर हम कर सकते हैं किसी चीज का, जो हमने कंक्लूजन निकाला उसको हम वेरीफाई कर सकते हैं, तो इसका मतलब हम सही रास्ते पे चल रहे हैं। ऑन द अदर हैंड, इट इज एलीट दैट इवैल्यूएटिव स्टेटमेंट्स आर बेस्ड ऑन इंडिविजुअल और ग्रुप प्रेफरेंसेस। लेकिन बोलते हैं जो इवैल्यूएटिव स्टेटमेंट है उसको हम पॉलिटिकल साइंस में इसलिए नहीं रखते क्योंकि इवैल्यूएटिव आई गेस मूल्यांकन होता है, या असेसमेंट मूल्यांकन होता है, हिंदी मीडियम वाले इसका सर्च कर लेना। तो इवैल्यूएटिव स्टेटमेंट का पॉलिटिकल साइंस में इसलिए नहीं रखते क्योंकि सबका जो इवैल्यूएशन का तरीका है, मेरा तरीका अलग होगा, एक ग्रुप का अलग होगा, दूसरा ग्रुप बी जो है उसका तरीका अलग होगा, उसकी प्रेफरेंसेस अलग होंगे, और इवन इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल भी ये वैरी करता है। तो इसलिए हम इवैल्यूएटिव स्टेटमेंट्स को नहीं रखते। जैसे मैंने आपको बोला ना कि ट्यूसडे को लोग मंदिर जाएंगे, नॉनवेज नहीं खाएंगे, हो सकता है वही और कोई पर्सन हो जो ट्यूसडे को ये सब करता हो, नॉनवेज खाता हो या जो भी। तो ये दोनों ही क्या है, इवैल्यूएटिव स्टेटमेंट। कोई वुमेन्स को अपने से इंफीरियर मान रहा है, कोई वुमेन को इक्वल दर्जा दे रहा है, तो वैसा। which differ from individual to individual and group to group, there is no reliable method of determining what is right or wrong। तो क्या सही है और क्या गलत, इसका कोई मतलब पैमाना नहीं है कि हम डिसाइड कर पाए। जो आपके लिए सही है वो मेरे लिए गलत हो सकता है, जो आपके लिए बुरा है मेरे लिए अच्छा हो सकता है। ठीक है, गुड और बैड। और इसको हम साइंटिफिकली प्रूफ भी नहीं कर सकते। ठीक है, तो अगर किसी ने चोरी करी है, तो चोरी अगर उसने, उसकी माँ बीमार थी, खाना नहीं था, भूख थी, तो उसके लिए चोरी करी, तो हो सकता है उसके लिए वो सही है, मोरली करेक्ट है। लेकिन पुलिस स्टेशन वाला तो यही देखेगा ना कि भाई इसने चोरी करी है तो इसको जेल में डालो, तो उसके लिए वो गलत है। एक्सपोनेंट्स ऑफ लॉजिकल पॉजिटिविज्म आर्ग्यू दैट इवैल्यूएटिव स्टेटमेंट्स हैव नो एम्पिरिकल कंटेंट। वो बोलते हैं जो लॉजिकल पॉजिटिविज्म वाले हैं, पॉजिटिविज्म और पोस्ट पॉजिटिविज्म मैंने आपको पहले भी पढ़ा रखा है। जो पॉजिटिविस्ट होते हैं वो हमेशा किस में मानेंगे, वो हमेशा साइंटिफिक फैक्ट्स में मानेंगे, मतलब एम्पेरिकल चीजों में मानेंगे। एम्पेरिकल वर्ड आपको मैंने अभी समझा ही दिया क्या क्या चीजें आती हैं। और जो इवैल्यूएटिव स्टेटमेंट्स होती हैं उसमें कोई एम्पेरिकल सेंस नहीं होता उस बात का, उस चीज को आप ऑब्जर्व नहीं कर सकते, ना आप अपने सेंस एक्सपीरियंस को देख सकते हो, उसका कोई लॉजिकल लॉजिक नहीं है भाई। जो सामने वाले के लिए सही है वो अपने 10 लॉजिक दे देगा कि हाँ ये मेरे लिए सही है और ये रीजन है, और जो दूसरा जो है वो भी 10 रीजन दे देगा सेम चीज के कि ये क्यों गलत है। ठीक है, तो इसके ऊपर कोई फैक्ट नहीं है और एक्सपीरियंस नहीं कर सकते, एम्पेरिकल नहीं होता। दे आर एक्सप्रेशंस ऑफ
सब्जेक्टिव रिफ्लेक्शन और इमोशनल प्रेफरेंस। मतलब जो आपका इवैल्यूएटिव स्टेटमेंट होती है वो सब्जेक्टिव होती है। सब्जेक्टिव का मतलब है कि वो इंटरप्रिटेशंस के ऊपर बेस्ड होती है और हर पर्सन का जो इंटरप्रिटेशन है, ठीक है, वो अलग अलग होता है। ठीक है, जो अगर मैं एक सवाल आपसे पूछूंगी उसका आंसर कोई आप कुछ और दोगे, और वही सवाल मैं किसी और से पूछूंगी तो उसका आंसर वो अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे कुछ और देगा। तो वो सब्जेक्टिव होता है, इमोशनल प्रेफरेंस के ऊपर बेस्ड होता है आपके, कि आप किसको ज्यादा प्रेफर कर रहे हो, इसको किसको कम दे रहे हो। मतलब प्रेफरेंस को हम क्या बोल सकते हैं हिंदी में? तवज्जो बोल सकते हो। प्रेफरेंस तो इजी है, आप समझ ही जाओगे। लाइकवाइज जो चैंपियंस ऑफ साइंटिफिक मेथड है, जो साइंटिफिक मेथड यानी कि यहाँ पे हमारा बात हो रहा है लॉजिकल पॉजिटिविज्म का या पॉजिटिविस्ट जो है, वो हमेशा ये बोलते हैं कि जो पॉलिटिक्स है वो वैल्यू फ्री होनी चाहिए, वैल्यू न्यूट्रल होनी चाहिए। मतलब उसमें इवेल्युएशन, जो इवेल्युएटिव जो जजमेंट है या जो वैल्यू जजमेंट है, जो वैल्यूज है, उसका कोई रोल नहीं होना चाहिए कि हर पर्सन का बात अलग अलग लिखी हुई है और कोई लॉजिक नहीं है, सर पैर नहीं है। तो ऐसा तो कुछ नहीं होना चाहिए पॉलिटिक्स में। इन एनी केस पॉलिटिकल थ्योरी को हम सो कॉल्ड साइंटिफिक नॉलेज के सिर्फ सीमित नहीं कर सकते। नॉट लिखा है, यानी कि हम साइंटिफिक नॉलेज तक सीमित सीमित या लिमिट नहीं कर सकते पॉलिटिकल थ्योरी को। क्योंकि अभी तक हमने जितना पढ़ा, जो पॉजिटिविस्ट तो कहते हैं कि वैल्यू फ्री हो, ये हो, फिर बाद में डेविड ईस्टन का खुद बोलते हैं कि नहीं, ये वैल्यू फ्री नहीं होनी चाहिए। मतलब इसमें वैल्यूज का भी होना जरूरी है पॉलिटिक्स में। बाद में हम ये डिस्कस करते हैं धीरे धीरे एवोल्यूशन जब होता है। ठीक है, तो साइंटिफिक मेथड तक तो कन्फाइंड नहीं है सिर्फ पॉलिटिक्स को बोले कि हाँ भाई साइंटिफिक चीजें सारी पॉलिटिक्स में आ गई और वो पॉलिटिक्स है, नहीं। इट इज इक्वली कंसर्न विद डिटरमाइनिंग वैल्यूज। उसमें वैल्यूज का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्या सही है क्या गलत है, तभी तो कानून बनाए जाते हैं, विच कम विद इन द स्कोप ऑफ फिलोसफी। और ये सारी चीजें किसके अंदर आती है? फिलोसफी। तभी हम क्या बोलते हैं? पॉलिटिकल फिलोसफी। ठीक है, तो ये यहाँ से आया। We cannot accept the view that values are based on individual or group preferences। और हम ये नहीं बोल सकते, जो जैसे लॉजिकल पॉजिटिविस्ट बोल रहे थे कि जो वैल्यूज है वो इंडिविजुअल पे बेस्ड होती है, ग्रुप प्रेफरेंसेस पे बेस्ड होती है, तो ऐसा जरूरी नहीं है। ये कौन बोल रहा है? वी कैन नॉट एक्सेप्ट, यानी कि जो ओपी गाबा में जो गाबा साहब है वही बोल रहे हैं। ऑन द कंट्रारी वैल्यूज जो हैव अ साउंड लॉजिकल स्ट्रक्चर। इवन हमारे पास जो वैल्यूज है, ठीक है, उसका भी एक लॉजिकल तर्क वाला स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, अनलेस वी मिस्टेक देम फॉर बायस स्टेटमेंट। और हालांकि अगर हम उसको वैल्यूज वाली जो स्टेटमेंट है, ये जो वैल्यू जजमेंट हम करते हैं, लॉजिकल स्ट्रक्चर लेकर आते हैं, ठीक है, अगर उसमें कुछ बायसनेस है, ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन है, तो फिर वो गलत है। ठीक है, वो फिर वो वैल्यूज नहीं माना जाएगा कि आप किसी पे बायस्ड हो गए। जैसे आप बोल रहे हो कि वुमेन तो घर का काम करेगी और मैन ही बाहर जाएगा जॉब पे, तो ऐसा अगर क्योंकि बायसनेस आ रहा है आपकी वैल्यूज में, तो फिर वो नहीं, उसको हम नहीं मानेंगे पॉलिटिक्स का पार्ट। लेकिन कोई ऐसी वैल्यू है जो सबके लिए बराबर है, जो सबके हित में है, तो वो अगर वो उसमें लॉजिक है, तो वैल्यूज भी पॉलिटिक्स का पार्ट होनी चाहिए। ये लिखा है यहाँ पे ये लाइन में। अपहोल्डर्स ऑफ डिफरेंट वैल्यूज कैन बी इनवाइटेड टू हैव अ डायलॉग। और जो अलग अलग वैल्यूज हैं, जैसे मेरी वैल्यू अलग है, आपकी वैल्यूज अलग है, वो सबको एक साथ आना चाहिए, डिस्कशन करनी चाहिए, और उनके पास एक अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए टू अंडरस्टैंड ईच अदर पॉइंट ऑफ व्यू। कि अगर आप जब तक एक दूसरे को समझोगे नहीं, तो आप आगे कैसे बढ़ोगे? आपने बोल दिया कि वैल्यू न्यूट्रल होना खराब है, लॉजिकल पॉजिटिविस्ट वालों ने बोल दिया कि वैल्यूज तो होनी नहीं चाहिए, लेकिन वैल्यूज भी ऐसी होना तो जो सबके हित में हो, तो वो वैल्यूज होनी चाहिए। तो अगर सब वो कैसे आएंगी वो सारी अच्छी वैल्यूज? जब सारे एक साथ अलग अलग वैल्यूज के लोग, एक साथ अलग अलग प्रेफरेंस के लोग एक साथ आएंगे और अपना डिस्कशन करेंगे और एक दूसरे को कन्विंस करेंगे, ताकि हम एक अच्छी पॉलिसी बना सके और एक यूनिवर्सल प्रिंसिपल बना सके, ताकि उस यूनिवर्सल प्रिंसिपल यानी कि उस सिद्धांत के बेसिस पे एक ऐसा सिद्धांत जो हर जगह लागू होता हो और वो वैल्यूज को जज करने में हमें हेल्प करे कि क्या वैल्यूज गलत हो सकती है और क्या नहीं। डिटर्मिनेशन ऑफ वैल्यूज इज द बेसिस ऑफ साउंड पब्लिक पॉलिसी और डिसीजन। क्योंकि अगर वैल्यूज को एक बार हमने डिटरमाइन कर लिया, यानी कि हमने वैल्यूज का पता कर लिया कि हाँ ये चीज अच्छी है और ये चीज बुरी है, गुड और बैड का हमने अंतर पता कर लिया, तब जाके हम एक अच्छी पब्लिक पॉलिसी और डिसीजन बना पाएंगे। जो कि पब्लिक मतलब बेसिकली इसमें बोला गया है कि पब्लिक पॉलिसी और डिसीजन लेने के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? वैल्यूज इंपॉर्टेंट है। इफ वी एबिडिकेट दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर हम इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को, इस कर्तव्य को छोड़ दें कि नहीं भाई हम कौन बैठेगा डिस्कशन करेगा, टाइम वेस्ट होगा, और हम वैल्यूज पे ध्यान ही ना दे, तब क्या होगा? तो जो ऐसी ऐसी चीजों की वजह से जो सत्ता है या पार है, वो किसी इररिस्पॉन्सिबल आदमी के हाथ में चली जाएगी और इसका जो परिणाम होगा, कॉन्सिक्वेंस होगा, रिजल्ट होगा, बहुत डिजास्ट्रस होगा। हेंस जो पॉलिटिकल थ्योरी है उसको हमें दोनों ही सेंस में समझने की जरूरत है। पॉलिटिकल साइंस यानी कि जिसमें साइंटिफिक फैक्ट्स हो, इंपेरिकल हो, लॉजिकल हो।
और साथ ही साथ हमें समझने की जरूरत है पॉलिटिकल थ्योरी में पॉलिटिकल फिलोसफी, यानी कि जिसमें हमारी वैल्यूज भी हो। ठीक है। जैसे ओपी गाबा की बुक का नाम ही है पॉलिटिकल थ्योरी, तो पॉलिटिकल थ्योरी किससे मिलके बना है? पॉलिटिकल साइंस और पॉलिटिकल फिलोसफी से मिलके बना है। दोनों थ्योरी में दोनों चीजें हम पढ़ते हैं। अब बात करते हैं लॉजिकल पॉजिटिविज्म। इतनी देर से मैं बोल रही है, वैसे तो मैंने समझा ही दिया कि जो एम्पेरिकल मेथड की बात करते हैं, ऑब्जर्वेशन, साइंटिफिक चीजें, 20th सेंचुरी में ये आता है और मैक्स वेबर इसको लेकर आते हैं। तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट थिंकर है। और ये यहाँ पे क्या होता है ना, लॉजिकल पॉजिटिविज्म कैसे आया, कोई भी आइडियोलॉजी आ रही है तो कहीं ना कहीं वहां पे लोगों ने बातचीत की होगी उसके बारे में, एक जैसे एक इंटरेस्ट के लोग वहां पे होंगे उस ग्रुप में। द मैक्स वेबर एक सोशोलॉजिस्ट थे, जर्मन सोशोलॉजिस्ट, इसके ऊपर मैंने एक पूरा का पूरा वीडियो बनाया हुआ है, ऑलमोस्ट 30 मिनट्स या 40 मिनट्स का, देख लेना। एंड द मेंबर्स ऑफ वियना सर्कल के भी मेंबर्स थे और एक साथ आते हैं, साथ में बैठते हैं, डिस्कशन करते हैं और एक नया टर्म निकल कर आता है लॉजिकल पॉजिटिविज्म। और ये डिस्कशन में सारे लोग ये बोलते हैं कि जो वैल्यूज हैं वो साइंटिफिक नॉलेज के परे है, उसके बियॉन्ड है, और इसलिए हम इसको एक रिलायबल सोर्स ऑफ नॉलेज नहीं मान सकते जिस पे हम रिलाई कर सके। ऐसा वैल्यूज नहीं होती साइंटिफिक नॉलेज में, वैल्यूज का कोई योगदान नहीं होना चाहिए। देन ड्वेलिंग ऑन द नेचर ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, जॉर्ज जॉर्ज कैटलिन। अब जैसे हमने एक बुक ऊपर पढ़ी थी ना, सबसे पहले जो मैंने आपको वॉल्डेन की बुक बताई, तो ऐसी बुक्स जो होती है फेमस फेमस बुक, पॉलिटिक्स एंड विजन था शायद उनकी बुक का नाम, अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ी भी। तो ये ऐसी बुक्स आ जाती है आपके पेपर में मैच द फॉलोइंग के लिए, या इवन जब आप ऐसी बुक्स और ऑथर का नाम अपने आंसर में यूज करते हो तो आपका आंसर जो है और अच्छा हो जाता है। वैसे बात करें जॉर्ज कैटलिन की, जो जॉर्ज कैटलिन की बुक है पॉलिटिकल क्वार्टरली, जो कि मार्च 1957 में पब्लिश हुई थी, डेट इज नॉट सो इम्पोर्टेंट। तो उसमें उन्होंने थ्योरी ऑफ पॉलिटिक्स को बताया था कि जो थ्योरी ऑफ पॉलिटिक्स है वो पॉलिटिकल साइंस और पॉलिटिकल फिलोसफी में बटी हुई है। जो हमने ऊपर डिस्कस किया तो वो किसका थॉट है? वो जॉर्ज कैटलिन का थॉट है। प्लीडिंग फॉर द कॉम्बिनेशन द स्टडी ऑफ पॉलिटिकल साइंस विद सोशियोलॉजी, और उन्होंने ये बोला कि हमें पॉलिटिकल साइंस को सोशियोलॉजी के साथ समझना जरूरी है। तो सोशियोलॉजी को हिंदी में क्या बोलते हैं? समाज शास्त्र, है ना। तो ये हिंदी मीडियम वालों के लिए बता दिया। तो आपको समझ तो आ गया होगा, इजी इंग्लिश है वैसे तो, और दोनों ही हमें मीडियम के जो पकड़ है वो अच्छी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हिंदी खराब है या इंग्लिश ज्यादा अच्छी है। तो हिंदी मीडियम वालों को भी थोड़ा थोड़ा इंग्लिश समझ आना चाहिए, तो आपके आगे फ्यूचर में हेल्पफुल होगा। तो सुप्रीम वर्च्यू जो है, अगर हम सोशियोलॉजी और पॉलिटिकल साइंस का फ्यूजन कर दे, दोनों को मिक्स कर दें, तो उसको हम क्या कर सकते हैं, अपने जो कंट्रोल है हमारा पॉलिटिक्स का, हमारे राज्य का, हमारी पॉलिटी का जो कंट्रोल है अलग अलग प्रोसेसेस पे, उसको और अच्छा कर सकते हैं। अब इस पैराग्राफ में घुमा फिरा के वही बात लिखी हुई है, बस मैं आपको ये बता देती हूँ कि जो मैंने आपको बोला कि जॉर्ज कैटलिन बोलते हैं कि पॉलिटिकल थ्योरी में एक तरफ हमारा पॉलिटिकल साइंस आता है और एक तरफ हमारा पॉलिटिकल फिलोसफी आता है, ये दो चीजें उन्होंने बताई। तो इसका मतलब क्या है? तो वो बोलते हैं कि पॉलिटिकल साइंस जो है वो फैक्ट्स के साथ डील करता है, पॉलिटिकल लाइफ के रियल सिचुएशन, एम्पेरिकल और लॉजिकल के साथ। और जो पॉलिटिकल फिलोसफी है वो वैल्यूज के साथ डील करता है, यानी कि वैल्यूज, या वैल्यूज का मतलब यहाँ पे क्या है, मैं इतनी देर से वैल्यू वैल्यू बोल रही हूँ, जो मतलब जो हमारे लिए अच्छा है, जो हमारे लिए गुड है, वो हमारी वैल्यूज है। तो ये आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी समझाया था। फिर आते हैं एंड्रू हेकर पे। एंड्रू हेकर की बुक है ये, जो पीवाईक्यू में आई है, यूजीसी नेट वालों के लिए इंपॉर्टेंट है। नेट का एग्जाम अगर आप कोई तैयारी कर रहे हो, या अपने अगर आप अपने ग्रेजुएशन या किसी में हो, तो आप आंसर राइटिंग में भी ये यूज कर सकते हो, ये बुक और इसके नाम। तो पॉलिटिकल थ्योरी, फिलोसफी, आइडियोलॉजी एंड साइंस, बात करते हैं दो मेजर कंपोनेंट पे पॉलिटिकल थ्योरी के, but he introduces some new factors to elaborate the issue. Hacker writes, every political scientist play a dual role, यानी कि डबल रोल, हर पॉलिटिकल साइंटिस्ट का दो रोल होता है, एक एज अ साइंटिस्ट और एक एज अ फिलोसफर। वही बातें घूम फिर के लिखी हुई हैं जो अभी हमने पढ़ी थोड़ी देर पहले, की साइंस भी है फिलोसफी भी है। तो साइंस वालों को साइंटिस्ट बोल दिया, फिलोसफर्स को फिलोसफी वालों को फिलोसफर बोल दिया, और दोनों का मतलब मैंने समझा ही दिया था, एम्पेरिकल और वैल्यूज का डिफरेंस। उसमें लिखा है, नो थ्योरी can make a lasting contribution to human knowledge unless he works in the realms of both science and philosophy। अगर कोई पॉलिटिकल थ्योरी ऐसी बनाई गई है जिसमें या तो सिर्फ पॉलिटिकल साइंस है या फिर सिर्फ पॉलिटिकल फिलोसफी है, तो वो काम नहीं करेगी। उसमें अगर दोनों का कॉम्बिनेशन है तब वो पॉलिटिकल थ्योरी बेस्ट कहलाई जाएगी, अकॉर्डिंग टू एंड्रू हेकर। ठीक है। अब एंड्रू हेकर बोलते हैं कि जो पॉलिटिकल थ्योरी होती है उसका जो साइंटिफिक पार्ट होता है वो किस पे फोकस करता है? वो फोकस करता है रियलिटीज ऑफ पॉलिटिकल बिहेवियर। ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने बता रखा है इस लाइन में। सो ये चीज यहाँ पे, ये वाला लाइन थी इंपॉर्टेंट नहीं थी, सेम बात रिपीटेड है कि पॉलिटिकल साइंस जो है उसमें इंटरेस्ट, जो साइंटिस्ट होते हैं, जो थ्योरिस्ट हैं, ठीक है, उसका जो साइंटिफिक पार्ट है वो किससे रिलेटेड है? पॉलिटिकल साइंस वाला। जो थ्योरिस्ट में हम पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हैं उसमें हम डिस्क्राइब करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं पॉलिटिकल बिहेवियर को।
उसकी रियलिटीज को, मैंने आपको बोला ना इंपेरिकल है, इंपेरिकल क्या होता है, जो रियलिटी में एग्जिस्ट करता है, पॉलिटिकल बिहेवियर को स्टडी करा किया जाता है अकॉर्डिंग टू एंड्रू हिकर, ठीक है। और इसमें उन्होंने जनरलाइज प्रपोजिशन दिया अबाउट द एक्चुअल रिलेशन कि स्टेट और राज्य और सिटीजन यानी कि नागरिक का क्या रिलेशन होता है और सोसाइटी में पावर का क्या रोल है वो बताते हैं। तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये लाइन। बाकी आपको वो बोलते हैं कि पॉलिटिकल फिलोसफी क्या है। अब मैंने आपको बताया पॉलिटिकल साइंस उनके लिए क्या है, रियलिटीज ऑफ पॉलिटिकल बिहेवियर। तो आप ऐसे माइंड मैप बना सकते हो और ऐसे करके आप नोट्स भी बना सकते हो, जैसे मैं आपको साइड में लिख के दे रही हूँ। वैसे आपने इसका किया, पॉलिटिकल साइंस के अंदर रियलिटीज ऑफ पॉलिटिकल बिहेवियर डाल दिया, ऊपर एंड्रू हेकर लिख दिया, उन्होंने ये सारी चीजें बोली। वैसे ही सेम आपको इससे पहले जो मैंने मैक्स वेबर और बाकी थिंकर्स का बताया वो लिख दिया, वॉलिन वगैरह का। फिर पॉलिटिकल फिलोसफी में उन्होंने क्या बोला, पॉलिटिकल फिलोसफी क्या है, जो गोल्स है सिटीजन्स के, स्टेट्स के एंड सोसाइटीज के, जो सोसाइटी ये परस्यू करना चाहते हैं, आगे ले जाना चाहते हैं, तो उसमें क्या आ जाएंगे पॉलिटिकल फिलोसफी में गोल्स। गोल्स किसके, जो सिटीजन्स को, स्टेट्स को, सोसाइटी को आगे जाने में हेल्प करे। और जो राइट कंडक्ट हो, राइट कंडक्ट यानी कि जो हमारे लिए अच्छा हो, जो अच्छी हो, मतलब सही चीजें हो, वो हमारे गोल्स का पार्ट होंगे, उनको जनरलाइज करना इसका एम है पॉलिटिकल फिलोसफी का इन पॉलिटिकल लाइफ अबाउट द लेजिटिमेट यूज ऑफ पावर। और जो पावर है, जो सत्ता है, उसका लेजिटिमेट इस्तेमाल होना चाहिए, तो वो भी पॉलिटिकल फिलोसफी का पार्ट होगा, ठीक है। सिर्फ पावर आएगा कि हाँ भाई पावर का यूज है तो वो पॉलिटिकल साइंस है, लेकिन जब पावर का लेजिटिमेट सही तरीके से इस्तेमाल होना चाहिए तो वो पॉलिटिकल फिलोसफी है, क्योंकि उसमें हम लेजिट वर्ड आ गया है, ठीक है, लीगल तरीके से, सही तरीके से हो। एडुकेट नॉलेज ऑफ पॉलिटिकल साइंस इज एसेंशियल फॉर साउंड पॉलिटिकल फिलोसफी। और अगर आपको पॉलिटिकल फिलोसफी को समझना है तो पॉलिटिकल साइंस का भी अच्छा नॉलेज होना चाहिए, मतलब इट गोज हैंड इन हैंड, एक के बिना दूसरा अधूरा है, वैसा मान के चलो। और यहाँ पे जो एंड्रू हेकर है वो क्या बोल रहे हैं, फिलोसफिकल पार्ट ऑफ थ्योरी मस्ट बी इन्फॉर्म्ड बाय प्रोफाउंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फैक्ट्स ऑफ पॉलिटिकल लाइफ। सो वो बोलते हैं कि जो पॉलिटिकल फिलोसफी है, जो इवन जो फिलोसफर्स होते हैं, जैसे बड़े बड़े अपने फिलोसफर बड़े, विवेकानंद और अरिस्टोटल है, प्लेटो है, ये सारे फिलोसफर्स हैं। तो एक अच्छा फिलोसफर वो ही होता है जो कि पॉलिटिकल फिलोसफी का जो पार्ट है, लेकिन वो पॉलिटिकल साइंस को भी समझता है, वो उसकी फैक्ट्स को समझता है, उसको वो रियलिटीज को, जो रियलिटीज एग्जिस्ट कर रही है, इंपेरिकल पॉइंट, उसको भी समझता है, और तब जाके अपनी स्टडी करता है, रिसर्च करता है, सोसाइटी के बारे में समझता है, तो वो ही एक अच्छा फिलोसफर, पॉलिटिकल फिलोसफर कहलाया जाएगा। अब पॉलिटिकल थ्योरी में हमने दो चीजें पढ़ी, पॉलिटिकल साइंस और पॉलिटिकल फिलोसफी। तो सबसे पहले समझते हैं पॉलिटिकल साइंस का क्या नेचर है, ठीक है। तो सबसे पहले इन द रिक्वायरमेंट्स ऑफ साइंटिफिक मेथड पॉलिटिकल साइंस प्रोसीड्स बाय फॉलोइंग स्टेप्स। तो पॉलिटिकल साइंस में क्या क्या स्टेप्स आते हैं, आप ऐसा अपना बना सकते हो नोट्स। तो पहला आता है हमारा ऑब्जर्वेशन, ठीक है, विच रिलाइज ऑन सेंस एक्सपीरियंस, जो मैंने आपको बताया ही था पहले, वो सारी बातें यहाँ लिखी हुई हैं। और अलोन एंड रूल्स और सुपर नेचुरल और मेटाफिजिकल कॉजेशन। तो ऑब्जर्वेशन में सिर्फ हमारी सेंस एक्सपीरियंस की चीजें आएंगी, और बाकी जो सुपर नेचुरल चीजें हैं, जो एब्स्ट्रैक्ट चीजें हैं, ठीक है, जो सिर्फ हमारे मन गढ़ंत कहानियों पे ही बेस्ड है, ठीक है, मेटाफिजिकल है, तो वो सारे ऑब्जर्वेशन का पार्ट नहीं होगा। ऑब्जर्वेशन का मतलब ही क्या है, जो आप अपने देख सको, सुन सको, वो सारी चीजें। फिर दूसरा जो होता है पॉलिटिकल साइंस में, वो होता है जनरलाइजेशन। तो ये कुछ कुछ वर्ड्स हैं। ऑब्जर्वेशन, आप ऑब्जर्वेशन जो आप इंपेरिकल से भी देख सकते हो, ठीक है, इंपेरिकल सेंस में। जनरलाइजेशन क्या होता है, जो कि विच इज बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन ऑफ रेगुलरिटीज लीडिंग टू एस्टैब्लिश द रिलेशन एंड कोरिलेशन बिटवीन डिफरेंट फैक्टर्स और वेरिएबल्स। मतलब आपने कोई स्टडी करी, आपने ये एक ए पर्सन को पढ़ा, फिर बी को देखा, फिर सी को देखा और डी को देखा, इन चारों में कुछ ना कुछ कॉमन था, और आपने इसको जनरलाइज कर दिया कि देखो ये ऐसा होता है। आपने मतलब सर्वे किया, और मान लो कि ये सारे जो थे, इन सब ने बोला कि हाँ, या जैसे तीन लोगों ने बोला कि हम किसके, हम राइटिस्ट है, ठीक है, और बाकी एक पर्सन ने बोला हम लेफ्टिस्ट है। तो लेकिन हमने इन तीनों के बेसिस पे ये जनरलाइज कर दिया कि जितने भी हमारे समाज में लोग रह रहे हैं वो राइटिस्ट आइडियोलॉजी के रह रहे हैं। तो ये क्या हो गया, जनरलाइजेशन। और हमने इसके इन सब के बीच में एक रिलेशन बता दिया, चाहे वो किसी भी कल्चर से बिलोंग कर सकते थे। हो सकता है ए पर्सन पंजाबी था, बी गुजराती था, सी और कोई था, कोई कल्चर था, डी कोई और कल्चर का था, लेकिन इनके बीच में जो एक चीज कॉमन थी उसको हमने जनरलाइज कर दिया, और हमने ये अपना रिलेशन स्टैब्लिश कर दिया उस वेरिएबल के बीच में। वेरिएबल्स क्या होते हैं, यानी कि वेरिएबल हो गया हमारा, एक वेरिएबल मैन, एक हो गया वुमेन, मतलब कोई भी दो चीजें जिसको हम आपस में कंपेयर कर रहे हैं, या जिसकी बेसिस पे हम अपनी थ्योरी निकाल रहे हैं। तो जैसे वेरिएबल मैन वुमेन हो सकता है, और भी कुछ भी हो सकता है, या राइटिस्ट लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी के वेरिएबल्स हो सकते हैं, कुछ भी, दो चीजें, केसेस। जिसमें आइदर भी ऑब्टेन बाय इंडक्टिव मेथड। तो जो हम ये जो जनरलाइजेशन करते हैं, या तो हम इंडक्टिव मेथड के जरिए कर सकते हैं, जिसमें हम पर्टिकुलर टू जनरल जाते हैं। ये आपने पेपर 1
यानी कि अगर किसी ने नेट की तैयारी किया तो आपने सबने पढ़ा होगा पेपर 1 में, पर्टिकुलर टू जनरल। मतलब पर्टिकुलर क्या, ये जो मैंने आपको बताया कि ए बी सी डी, और फिर जब जनरलाइज किया तो वो हो गया हमारा जनरल। तो पर्टिकुलर से हम जनरल की तरफ गए कि छोटे छोटे इंसिडेंट्स देखे और सारे इंसिडेंट्स के बेसिस पे हमने एक कंक्लूजन निकाला। ठीक है, कि हमने कुछ सिमिलैरिटीज ऑब्जर्व करी सब में कि कुछ कुछ चीजें कॉमन है, और एक पर्टिकुलर केसेस की सिमिलैरिटी ऑब्जर्व करके फिर हम जनरल रूल पे पहुंचे। और या फिर हम हो सकता है इसमें डिडक्टिव मेथड, तो डिडक्टिव मेथड भी जनरलाइजेशन में ही आएगा, जिसमें हम जनरल से पर्टिकुलर की तरफ जाते हैं, यानी कि इसका उल्टा कि कोई चीज जनरलाइजेशन है, हमेशा से हमें सिखाया गया है कि वुमेन इंफीरियर है, ठीक है, या वुमेन जो है इमोशनल होती है। फिर हमने क्या किया, इसको प्रूव करने के लिए हमने अलग अलग वुमेन के पास गए और देखा कि क्या बीच में क्या क्या साइकोलॉजिकल चेंजेस है, कैसे वो बिहेव करती है इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन। कोई भी उनको एक सिचुएशन दे दी या कोई रोने धोने वाली स्टोरी सुना दी मान लो, ठीक है, और सब वुमेन ने अलग अलग तरीके से रिएक्ट किया। अगर सारी वुमेन उस स्टोरी को सुन के रोई तो मतलब हाँ, ये जो बोला जाता है ना कि वुमेन इमोशनल है, तो ये करेक्ट हो गया, मतलब इसको क्या हो गया, डिडक्टिव मेथड। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो मतलब कि ये पर्टिकुलर पे अप्लाई नहीं होता, सिर्फ एक जनरल थ्योरी थी जो हमारे दिमाग में बिठाई गई थी। जनरलाइजेशन मस्ट बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ जनरल रूल, प्रिफरेबल इन क्वांटिटेटिव टर्म्स। तो ये भी इंपॉर्टेंट वर्ड है, क्वांटिटेटिव होनी चाहिए। अगर आप किसी चीज को जनरलाइज कर रहे हो तो वो क्वांटिटेटिव सेंस में जनरलाइज कर रहे कि हाँ, जैसे इसमें 1% है या 10% ऐसा होता है, या जो राइटिस्ट लोग है वो 90% है, या 90% भी कितना है, तो मतलब मान लो 1 करोड़ जो है ये 90% के बराबर है। तो ये क्वांटिटेटिव टर्म्स में आपको इसको आना चाहिए। जैसे आप अगर सर्वे वगैरह भी करते हो तो टेबल वगैरह देखा होगा ना, टेबल बना हुआ होता है और उसमें उसमें बताया जाता है कि इसमें इतनी जनता है और यहाँ पे ये होता है, इलेक्शन का सर्वे जैसे करे तो वे शुड बी कैपेबल ऑफ वेरिफिकेशन बाय एक्सपेरिमेंटेशन, और वो जो चीज है उसको हम वेरीफाई कर सके। सबसे बड़ी बात इसमें जनरलाइजेशन में क्या है, या फिर पॉलिटिकल साइंस में, कि जो भी थ्योरी हम लेकर आ रहे हैं, जो भी हम जनरलाइजेशन कर रहे हैं, उसको हम किसी ना किसी एक्सपेरिमेंट के थ्रू क्या कर सके, वैलिड प्रूफ कर सके। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंट के थ्रू हम वैलिड प्रूफ कर सके, वेरीफाई कर सके, तभी वो पॉलिटिकल साइंस है। तभी तो उसमें साइंस वर्ड आ रहा है, क्योंकि साइंस में क्या होता है, एक्सपेरिमेंट होते हैं ना लैब वगैरह में, वैसी चीजें। फिर आता है थर्ड हमारा एक्सप्लेनेशन। तो पहला हुआ हमारा ऑब्जर्वेशन, देन जनरलाइजेशन, और देन हमारा एक्सप्लेनेशन। तो एक्सप्लेनेशन क्या है, एक्सप्लेनेशन का मतलब जिसमें हम रीजंस देते हैं फॉर जनरल रूल। ठीक है, यहाँ पे जो हमने जनरल रूल लेकर आए, जो हमने जनरलाइजेशन किया, जैसे कि मैंने आपको क्या जनरलाइजेशन किया कि हम सारे जो है राइटिस्ट आइडियोलॉजी से बिलोंग करते हैं, तो इसके पीछे का क्या रीजन है, क्या तर्क है, किस बिना पे आप बोल सकते हो कि सारे राइटिस्ट है, या किस बिना पे आप बोल सकते हो कि वुमेन इमोशनल होती है। तो ये आपको रीजन देना पड़ता है, एक्सप्लेनेशन, तभी तो आप प्रूफ कर पाओगे कि वो वैलिड है कि नहीं। फॉर विदाउट सच रीजनिंग, और अगर आप ऐसा रीजन नहीं दे पाते, तर्क नहीं दे पाते, तो क्या होगा, किसी भी ऑब्जर्वेशन का अगर आप तर्क नहीं दे पाते तो वो सिर्फ एक को इंसिडेंस हो सकता है। ठीक है, तो कोइंसिडेंस को हिंदी वाले आप क्या बोल सकते हो, संयोग। ठीक है, मात्र एक संयोग हो सकता है कि ऐसा प्रूफ हो गया गलती से। अगर आप उसके पास आपके पास उसकी क्या है, एक्सप्लेनेशन, मीनिंगफुल एक्सप्लेनेशन नहीं है उस पर्टिकुलर इवेंट की, तो वो मात्र एक संयोग है। तो थर्ड हो गया हमारा एक्सप्लेनेशन। फोर्थ लास्ट जो होगा हमारा प्रिडिक्शन एंड प्रिस्क्रिप्शन। तो ये 4 पॉइंट्स अच्छे से याद रखना, प्रिडिक्शन एंड प्रिस्क्रिप्शन चौथा पॉइंट है, जिसमें हम क्या बोलते हैं कि जो नोन फैक्ट्स है या जनरल रूल्स हैं, ठीक है, उसकी लाइट में हम चीजों को देख सके, उसके नजरिए से हम चीजों को समझ सके, और देयर पॉसिबल आउटकम कुड बी नोन एंड मेजर्स फॉर अचीविंग सच ऑब्जेक्टिव एज हायर एफिशिएंसी, स्टेबिलिटी, सेटिस्फेक्शन कुड बी सजेस्टेड। इसका मतलब सिर्फ इतना सा है कि अगर आपको प्रिडिक्शन का क्या होता है, जैसे कि आपने कोई सर्वे किया जिसको हम बोलते हैं पायलट स्टडी, और पायलट स्टडी में हमने, जैसे पायलट स्टडी क्या होती है, जैसे कि हमने इलेक्शंस होने वाले हैं, इलेक्शन से पहले हमने कोई सर्वे किया, सबसे जाके 2-4 सवाल पूछे कि किसको वोट मिल रहा है, ताकि हमें एक पता चले, और हमारे उसमें आया कि चलो कांग्रेस को वोट मिल रहा है या बीजेपी को मिल रहा है, किसी को भी मान लो, ठीक है, तो मान लो बीजेपी को मिल रहा है, तो ये क्या हो गया हमारा पॉसिबल आउटकम। अभी इलेक्शन हुए नहीं है, अभी वोटिंग हुई नहीं है, अभी रिजल्ट आया नहीं है, पहले से एक प्रिडिक्शन कर लिया कि बीजेपी को वोट सबसे ज्यादा मिलने वाले हैं, जिस जिस हिसाब से हमने रिसर्च करी है। तो एक जो है ये भी क्या है आपका एक पॉलिटिकल साइंस का पार्ट है। ठीक है, जिसमें हमने प्रिडिक्शन किया, और प्रिस्क्रिप्शन, प्रिस्क्रिप्शन जैसे डॉक्टर देते हैं ना कि आपको ये चीजें करनी है, ये खाना है पीना है, तो वैसा चीजें, तो आप एक पॉसिबल आउटकम पे पहुंच पाते हो इन सब चीजों की वजह से, जब आप एक जनरलाइजेशन करते हो और कुछ ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर पाते हो। इसी में हमारा आएगा बिहेवियरल अप्रोच टू द स्टडी ऑफ पॉलिटिक्स, ये लिखा, एक सेकंड इसको रब कर देती हूँ। सो जो बिहेवियरल अप्रोच टू द स्टडी ऑफ पॉलिटिक्स है
उसमें किस पे हम फोकस करते हैं कि ह्यूमन बींग्स जो है यानी कि हम जो जनता है वो वहाँ एक्चुअली कैसे बिहेव करती है किसी पॉलिटिकल सिचुएशन में। ठीक है, कोई भी अगर ऐसा राजनीतिक या राज्य की तरफ से कोई भी एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती है और उसमें जो हम है वो कैसा बिहेव करते हैं। सो बेसिकली रियलिटी क्या है, ऐसा नहीं कि सिर्फ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन जो है या फिर लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव जुडिशरी जो है या उनकी जो लीगल पोजीशन एडवोकेट्स वगैरह हैं, ठीक है, तो इनका सिर्फ फीचर्स पता कर लेना कि हाँ ये हमें डिफेंस देंगे, हमें जस्टिस प्रोवाइड करेंगे, हमें ये करेंगे, बस फंक्शन पता कर लेना नहीं इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन उस जो ये फंक्शन परफॉर्म करते हैं या ये जो चीजें हमारे लिए पब्लिक पॉलिसी बनाते हैं उसमें हम कैसे बिहेव करते हैं, हमारा क्या रिएक्शन होता है, हम सपोर्ट करते हैं उस डिसीजन को नहीं, तो वो बिहेवियरल अप्रोच स्टडी करता है। ठीक है, इन द बिहेवियरल अप्रोच, एक सेकेंड, जो बिहेवियरल अप्रोच है उसमें पॉलिटिकल जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं जो हमने पढ़े, ठीक है, उसको दो भागों में बांटा जाता है। एक तरफ आते हैं हमारे सिस्टम, पॉलिटिकल सिस्टम, एक तरफ उसका प्रोसेस। ठीक है, ये दो चीजें बिहेवियरल अप्रोच स्टडी करता है, सिस्टम की और प्रोसेस की। क्यों? ताकि हम एक्चुअल बिहेवियर जो है पॉलिटिकल एक्टर्स का, पॉलिटिकल एक्टर्स हमारे मिनिस्टर्स, पार्लियामेंट के लोग, एमपी एमएलए, हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स, जो जिसको हमने प्रतिनिधित्व, जिसको हम बोलते हैं प्रतिनिधित्व जो हमारा करते हैं, तो उनका बिहेवियर को समझने के लिए हमें उसको सिस्टम और प्रोसेस में दो चीजों के माध्यम से हमें समझना पड़ता है, जो कि इन दो चीजों के माध्यम से हम साइंटिफिक स्टडी कर सकते हैं। तो हाउएवर, तो आपको देखना है कि जो पॉलिटिकल साइंस में क्या आ रहा है, बिहेवियरल अप्रोच भी इसी का पार्ट होगा। ठीक है, पोस्ट बिहेवियरल अप्रोच क्या था? फिर पोस्ट बिहेवियरल अप्रोच मानता था कि जो पॉलिटिकल साइंस की जितनी भी अचीवमेंट्स हैं वो बेकार है अगर उसमें ह्यूमन वैल्यूज नहीं है। ठीक है, तो ये बेसिकली पोस्ट बिहेवियरल अप्रोच हमारा पॉलिटिकल फिलोसफी, इसलिए इम्पेरिकल नहीं होगा, इम्पेरिकल में सिर्फ बिहेवियरल अप्रोच आएगा। ठीक है, हेंस इट हेराल्ड्स रिवाइवल ऑफ कंसर्न विद वैल्यूज। इसलिए जो पोस्ट बिहेवियर अप्रोच बोलता है तो कि हमें वापस वैल्यू को लेकर आना चाहिए और तभी शुरुआत होती है हमारा पॉलिटिकल फिलोसफी की। जब पोस्ट बिहेवियर अप्रोच इसका पार्ट हो गया, एम्पेरिकल नहीं, पॉलिटिकल साइंस नहीं, पॉलिटिकल फिलोसफी का पार्ट हो गया, जिसमें वैल्यूज को दोबारा फोकस किया गया और हमें बोला गया पोस्ट बिहेवियर अप्रोच ने कि हमें वैल्यूज को फोकस करना है, लेकिन साथ साथ हमारी जो साइंटिफिक मेथड है यानी कि ऑब्जर्वेशन, जनरलाइजेशन, प्रिडिक्शन और अभी जितनी भी चीजें हमने चार पांच पढ़ी उसको हमें कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, उसके साथ समझौता नहीं करना बस, लेकिन हमें वैल्यूज को बस ऐड करना है अपने नॉलेज में, साइंटिफिक नॉलेज में। मतलब फैक्ट्स और वैल्यूज का जो समीकरण हमें देखने को मिला, फैक्ट्स प्लस वैल्यूज, वो आई हमारी पोस्ट बिहेवियरल अप्रोच में। देन इन शॉर्ट, पोस्ट बिहेवियरलिज्म calls for the application of political science for overcoming the prevailing crisis। तो पोस्ट बिहेवियरलिज्म बात करता है कि हमें जो आज के टाइम पे जितने भी कन्फ्लिक्ट्स या क्राइसिस चल रहे हैं उसको हम सॉल्व कर सकते हैं इन सब की मदद से, पॉलिटिकल साइंस की मदद से। अब बात करते हैं नेचर ऑफ पॉलिटिकल फिलोसफी। कभी कभी ऐसा बोला जाता है कि जो पॉलिटिकल साइंस है वो रियलिटी के साथ डील करता है और पॉलिटिकल फिलोसफी आइडियल के साथ डील करता है। आइडियल मतलब ऐसा होना चाहिए, परफेक्ट, नॉर्मेटिविज्म के साथ डील करता है। तो पॉलिटिकल साइंस में एम्पेरिकल बातें आ जाएंगी और नॉर्मेटिव यानी कि ऐसा होना चाहिए, लॉजी जैसे प्लेटो वगैरह की थी वैसा होना चाहिए थे, आइडियलिस्ट थे जैसे प्लेटो वैसा ही। तो आइडियल मतलब कि हम जो अपने सोच में या थिंकिंग में ऐसा सोचते हैं कि हाँ भाई ऐसा होगा तो कितना अच्छा होगा, परफेक्ट सोसाइटी का हम एक इमेजिनेशन करते हैं, वो सारी चीजें फिलोसफी का पार्ट होती हैं। According to this viewpoint, political science inquires into what men and women actually do in political situation। तो पॉलिटिकल साइंस में हम देखते हैं कि हम रियलिटी में क्या कर रहे हैं पॉलिटिकल सिचुएशन में, और पॉलिटिकल फिलोसफी बताती है हमें क्या करना चाहिए, हम क्या कर रहे हैं अभी और हमें क्या करना चाहिए। ये तो हम कर रहे हैं जो गलत कर रहे हैं, अगर ऐसा होना चाहिए था ऐसा, ठीक है, तो वैसा भी हो सकता है, या फिर अभी जो चीजें चल रही है उसमें और क्या इम्प्रूवमेंट हो सकता है, तो वो पॉलिटिकल साइंस में ये आएगा और यहाँ पे पॉलिटिकल फिलोसफी में ये। हम बहुत देर से एक ही चीजें घुमा फिरा के बातें कर रहे हैं और ये सब आपको करेक्ट अभी तक समझ आ गया होगा। कुछ नई लाइन दिखती है तो हम बात करते हैं वहां पे। अब जैसे यहाँ पे डीडी राफेल की स्टेटमेंट है और यहाँ पे लिखा है पॉलिटिकल फिलोसफी में हम क्रिटिकल फंक्शंस को रिकॉग्नाइज करते हैं। ठीक है, और डीडी राफेल की बुक है प्रॉब्लम्स ऑफ पॉलिटिकल फिलोसफी। इसमें वो क्या बोलते हैं, वो इसमें बोलते हैं कि इट इज ट्रू that some of the classical political philosophers have some ideal forms of society। कि जितने भी जो क्लासिकल थिंक करते हैं, फॉर एग्जाम्पल प्लेटो के लिए था ना कि फिलोसफर किंग होगा और फिर ऐसा ऐसा सिस्टम होगा, एजुकेशन दी जाएगी उसको, फिर 55 साल में या 50 साल में वो फिलोसफर बनेगा। ठीक है, और वहाँ पे कम्युनिज्म ऑफ राइट्स एंड प्रॉपर्टीज होगा कि सारे
जो बीवियां नहीं रखेगा रूलर कोई भी, और प्रॉपर्टी उसकी खुद की नहीं होगी। तो ये सारी चीजें वो इमेजिन कर रहे होते हैं कि ऐसा ऐसी चीजें होंगी तो अच्छा है। तो वही जो डीडी राफेल है वो बोल रहे हैं कि जो हमारे प्राचीन के टाइम के जो पॉलिटिकल फिलोसफर्स हुआ करते थे, वो उनकी एक अपनी एक अलग आइडियल फॉर्म ऑफ सोसाइटी हुआ करती थी। फॉर एग्जाम्पल कबीर का बेगमपुरा, कि जहाँ पे कोई एक ऐसी सोसाइटी हो जहाँ पे कोई गम ना हो, जहाँ पे किसी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन भेदभाव ना होता हो, और जहाँ पे हैप्पीनेस ही हैप्पीनेस हो, गम ना हो। तो बेगम पूरा वाली सोसाइटी, तो ये भी क्लासिकल थिंकर में आ गई। तो आइडियल फॉर्म ऑफ सोसाइटी अब आपको समझ आ गया होगा। बट दिस हैज नॉट बीन देयर सेंट्रल कंसर्न। लेकिन जो क्लासिकल पॉलिटिकल फिलोसफर थे उनका सिर्फ ये एकमात्र कंसर्न नहीं था कि हमें एक आइडियल फॉर्म ऑफ सोसाइटी चाहिए। इवन प्लेटो की अगर हम बात करें तो द पर्पस ऑफ डिपिक्टिंग एन आइडियल सोसाइटी इज टू क्रिटिसाइज एग्जिस्टिंग सोसाइटी। ये ऐसा होना चाहिए, इसके पीछे का मेन मकसद क्या है उनका, ये बताने का, ताकि जो वो आज के टाइम की सोसाइटी है उसको क्रिटिसाइज कर सके। ठीक है, तो इसलिए प्लेटो भी अपना चीजें बताते हैं, क्योंकि वो आज की सोसाइटी में कमियां निकाल रहे होते हैं। अगर हमारी सोसाइटी में कोई कमी नहीं होगी तो हम आइडियल फॉर्म क्यों सोचेंगे कि ऐसा हो सकता, काश ऐसा होता। कमियां हैं तभी तो हम ऐसा सोच रहे हैं। देन टू प्रमोट अंडरस्टैंडिंग ऑफ जनरल सोशल कॉन्सेप्ट सच एज जस्टिस। तो जस्टिस को समझने के लिए, उसको प्रमोट करने के लिए उन्होंने आइडियल फॉर्म ऑफ सोसाइटी दिया प्लेटो ने। Then, according to Raphael, the fundamental principle of traditional philosophy has been critical evaluation of beliefs. और फिलोसफी में जो जितनी भी पुरानी प्राचीन टाइम की फिलोसफी रही थी, जिसको हम फिलोसफी को हम बोल सकते हैं हिंदी में दर्शन। ठीक है, तो प्राचीन दर्शन में क्या हुआ करता था, क्रिटिकली इवेलुएट किया जाता था बिलीफ्स को। क्रिटिकली इवेलुएट क्या, हिंदी मीडियम वालों के लिए आलोचनात्मक मूल्यांकन किया जाता था। ठीक है, और इंग्लिश मीडियम का तो क्रिटिकल इवेलुएशन का मतलब पता ही होगा। तो बिलीफ, जो हमारा बिलीफ सिस्टम था, उसको हम इवेलुएट करते थे सोच समझ के। क्रिटिकली मतलब होता है कि उसमें गलतियां निकालना, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों देखना, अच्छे से उसको एनालाइज करना। तो हमारे बिलीफ सिस्टम को जो ट्रेडिशनल फिलोसफी थी वो ये सब उसका मेन पर्पस होता था, ऐसा डीडी राफेल बोलते हैं अपनी बुक में प्रॉब्लम्स ऑफ पॉलिटिकल फिलोसफी में। फिलोसफी जो है साइंस से अलग कैसे है, क्योंकि फिलोसफी जो है उसको जस्टिफिकेशन चाहिए, और साइंस को क्या चाहिए, एक्सप्लेनेशन, रीजनिंग, कि ऐसा हुआ तो क्यों हुआ, वेरीफाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो एक्सप्लेनेशन चाहिए साइंस को, जो हमने पीछे पढ़े थे अभी नेचर में, पॉलिटिकल साइंस के ऑब्जर्वेशन, एक्सप्लेनेशन। तो पॉलिटिकल साइंस को एक्सप्लेनेशन चाहिए और फिलोसफी को जस्टिफिकेशन चाहिए उस बात का। ठीक है, बताओ ये सही है तो क्यों है, जस्टिफाई करो इसे। ठीक है, द टर्म जस्टिफिकेशन यहाँ पे मतलब क्या है, इम्प्लाइज द अटेम्प्ट टू गिव रैशनल ग्राउंड्स, कि हमें एक रैशनल तार्किक सोच समझ के एक उसको रीजन देना है, उस चीज को एक्सेप्ट करने के लिए या उस बिलीफ को रिजेक्ट करने के लिए। ठीक है ना, अपनाने के लिए या रिजेक्ट करने के लिए बिलीफ को हमें जस्टिफिकेशन देना पड़ता है। ऐसा फिलोसफी जो है हमेशा जस्टिफिकेशन मांगती है आपकी किसी भी पॉलिटिकल थ्योरी के लिए, एंड विच वी नॉर्मली टेक फॉर ग्रांटेड विदाउट थिंकिंग ऑफ एनी ग्राउंड्स देयर ऑफ। तो जिसमें हम क्या करते हैं, किसी भी चीज को ऐसे ही मान लेते हैं बिना सोचे समझे, लेकिन फिलोसफी ऐसा नहीं करता। फिलोसफी हर चीज को सोच समझ के, उस पर सोच विचार कर चीजों को अपनाता है। अनदर क्लोजली रिलेटेड फंक्शन जो है पॉलिटिकल फिलोसफी का, वो है क्लैरिफिकेशन ऑफ कॉन्सेप्ट्स। तो पहला आपने देख लिया, दो हो गया, एक आइडियल हो गया फर्स्ट, सेकंड हमने देख लिया जस्टिफिकेशन, इसका प्रिंसिपल, जैसे हमने इसमें ऑब्जर्वेशन देखा था, क्वांटिफिकेशन देखा था, एक्सप्लेनेशन देखा था, वैसे ही। और थर्ड हमारा हो गया कि कॉन्सेप्ट्स को क्लैरिफाई करना। तो राफेल ये बोलते हैं कि जो कॉन्सेप्ट्स है, जैसे कंसेप्ट ऑफ सोसाइटी, सोसाइटी का कंसेप्ट, अथॉरिटी का कंसेप्ट, सोशल क्लास का, जस्टिस का, लिबर्टी का, डेमोक्रेसी का, लोकतंत्र का कंसेप्ट, ये सारे जो है आर नॉट हाईली जनरल बट ऑल्सो वेग। तो ये जो सारे के सारे जो कॉन्सेप्ट है वो सिर्फ जनरल नहीं होते पर वेग भी होता है। वेग इन द सेंस ये मतलब जो हर कोई मान रहा है, ठीक है, नॉर्मल है काफी, ठीक है, वैसा। तो ये जो सारे के सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं इनको हम सिर्फ जनरल नहीं मानते बल्कि वेग कॉन्सेप्ट्स भी मानते हैं। क्लैरिफिकेशन इन सारे कॉन्सेप्ट्स को, जस्टिस को, लिबर्टी, डेमोक्रेसी, अथॉरिटी, सोसाइटी, इन सारे कॉन्सेप्ट्स पे हमें क्लैरिफिकेशन होने की जरूरत है, जिसको हम हिंदी में क्या बोल सकते हैं, कंसेप्ट्स को स्पष्टीकरण, सॉरी कंसेप्ट्स को नहीं, क्लैरिफिकेशन को स्पष्टीकरण बोलना कंसेप्ट्स का। ठीक है, तो हम कैसे तीन रिलेटेड यहाँ पे पर्पस बताए गए हैं कंसेप्ट्स को क्लैरिफाई करने के लिए, कि आप कैसे उसको और अच्छे से स्पष्ट रूप में रख सकते हो। तो कैसे कर सकते हो आप, अगर आपको कोई पूछे कि जस्टिस लिबर्टी को अच्छे से समझाओ, क्लैरिफाई करो, तो आप उसको एनालिसिस करोगे, उसका फिर सिंथेसिस करोगे, और फिर उस कंसेप्ट में कुछ इंप्रूवमेंट करोगे। तो ये तीन बातें हो गई, एनालाइज करना, ठीक है, मूल्यांकन करना, सिंथेसिस यानी कि दो तीन चीजों को जोड़ के एक अपनी थ्योरी से
के माध्यम से बताना, और जो कॉन्सेप्ट ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है उसको इम्प्रूव करके आप उस कॉन्सेप्ट को क्लैरिफाई कर सकते हो या फिर जस्टिफाई भी कर सकते हो। तो कॉन्सेप्ट का एनालिसिस का क्या मतलब है? एनालिसिस का मतलब है किसी स्पेसिफिक एलिमेंट्स को स्पेसिफाई करना, फिर उसको डिफाइन करना, ठीक है। सच एज फॉर एग्जांपल इसमें लिखा हुआ है कि सॉवरेनिटी यानी कि संप्रभुता आई गेस इसको बोलते हैं, या फिर सुप्रीम लीगल अथॉरिटी का यहाँ पे एग्जांपल है कि हमने किसी चीज को डिफाइन किया। एनालिसिस का क्या मतलब है? हमने इसको अच्छे से समझा और डिफाइन किया, उसके स्पेसिफिक एलिमेंट्स को बताया। सिंथेसिस का क्या मतलब है? सिंथेसिस ऑफ कॉन्सेप्ट का मतलब है शोइंग द लॉजिकल रिलेशनशिप, दो बातों के बीच में लॉजिकल तर्क वाला रिलेशनशिप बताना, ठीक है। सच एज शोइंग दैट द कंसेप्ट ऑफ अ राइट इन्वॉल्व्स दैट ऑफ एन ऑब्लिगेशन। तो राइट क्या है? राइट क्या है? एक तरीके से आपकी ऑब्लिगेशन भी है, जो आपको अधिकार दिए गए हैं, ठीक है, तो उसके ऊपर आपके ऊपर उन अधिकारों के जगह आपके ऊपर कुछ ऑब्लिगेशन भी है। अगर आपके पास राइट टू प्राइवेसी है या प्रिवेसी है तो उसके ऊपर कुछ ऑब्लिगेशन भी है, ठीक है। या इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल होता है राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। अगर आपको बोलने का अधिकार दिया गया है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी बोलो और कुछ ऐसा बोल दो कि जिससे सामने वाला जो है आपका दुश्मन, क्या मतलब जिससे स्टेट की जो सिक्योरिटी है उसको हार्म हो जाए, ठीक है। तो राइट्स भी है और ऑब्लिगेशन भी है, और इसके बीच इसका इन दोनों के बीच का एक लॉजिकल रिलेशनशिप भी है कि अगर आप बोल रहे हो कि राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है और उस पर आप कुछ लिमिटेशंस लगा रहे हो, तो इसके बीच में कुछ ना कुछ लॉजिकल कनेक्शन होगा, तभी आपने फ्रीडम भी दी और साथ ही साथ उस पर कुछ बंदिशें भी लगाई। इंप्रूवमेंट ऑफ अ कॉन्सेप्ट क्या है? इंप्रूवमेंट ऑफ अ कॉन्सेप्ट जो है वो है रिकमेंडिंग अ डेफिनेशन और यूज दैट विल असिस्ट क्लैरिटी और कोहेरेंस। सो बेसिकली इसका सिंपल सा मतलब ये है कि जो आपने डेफिनेशन एनालिसिस के टाइम पे बनाई, आपने चीजों का मूल्यांकन किया और फिर आपने एक डेफिनेशन पे पहुंचे कि इसका ये मतलब होता है, इस कॉन्सेप्ट में हम ये चीजें पढ़ सकते हैं। फिर उस डेफिनेशन को आपने दूसरों को रिकमेंड किया, इंप्रूव किया कि सामने वाले की लाइफ में भी हम जस्टिस लेकर आए, लिबर्टी लेकर आए, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट था मान लो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दे रखा है संप्रभुता यानी कि सॉवरेनिटी का कॉन्सेप्ट। तो सॉवरेन स्टेट तभी है अगर उसके पास लीगल अथॉरिटी है। तो यहाँ पे सॉवरेनिटी क्या होता है? स्टेट के पास जब लीगल अथॉरिटी होती है, संप्रभुता होती है कि स्टेट अपने तरफ से अपनी मर्जी से डिसीजन मेकिंग कर सकता है, उसको सॉवरेनिटी बोलते हैं। तो क्या हो गया? लीगल अथॉरिटी जब होगी स्टेट के पास तो वो सॉवरेनिटी का कॉन्सेप्ट हम वहां पे अप्लाई करेंगे। रिकमेंड करना मतलब अप्लाई करना बेसिकली। या लेकिन अगर वो ही स्टेट है उसके बाद कोहेसिव पावर है यानी कि बलपूर्वक सत्ता है, तो उस केस में सॉवरेनिटी का कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं होगा। मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर ब्रिटिशर्स यहाँ पे आए थे और ब्रिटिशर्स को हम सॉवरेन नहीं बोलेंगे क्योंकि वो डिसीजन मेकिंग तो कर रहे थे हमारे लिए, सब कुछ वो चीजें देख रहे थे, सॉवरेन थे वो भी, लेकिन वो क्या होगा, वो सॉवरेनिटी नहीं माना जाएगा क्योंकि वो बलपूर्वक कर रहे थे, कोहेसिव तरीके से कर रहे थे, फोर्सफुली हम पे अपने डिसीजन को थोप रहे थे। लेकिन जो ऐसी स्टेट जो लीगल पावर है, जिसके पास जो इलेक्शन लड़के अच्छे तरीके से एथिकल वे में आई है, वो अगर सॉवरेनिटी होगी तो उसको हम बोलेंगे इंप्रूवमेंट ऑफ अ कॉन्सेप्ट। देन ये दोनों चीजें कंक्लूजन आ जाते हैं हम नेचर पे कि पॉलिटिकल साइंस का जो भी नेचर हमने सारा पढ़ा, पॉलिटिकल साइंस का नेचर, पॉलिटिकल फिलोसफी का नेचर, अब कंक्लूजन पॉलिटिकल थ्योरी का पूरा का पूरा वही सारे बातें यहाँ पे रिपीटेड है कि पॉलिटिकल फिलोसफी में ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, ह्यूमन लाइफ के गोल होते हैं और उसमें हम साइंटिफिक चीजें नहीं होती। तो जितनी चीजें हमने पढ़ी ना वही सारी इसमें रिपीटेड है कंक्लूजन में। सो ये सारा कंक्लूजन आपका लिखा हुआ है, आप खुद भी पढ़ सकते हो, अपने आपके पास ओपी गावा बुक होगी, मतलब वही सारी चीजें लिखी हुई हैं जो मैंने आपको अभी तक समझाई अलग अलग भाषाओं में, मतलब अलग अलग तरीके से, एक ही लाइन को 10 तरीके से लिखा हुआ है। जैसे सॉक्रेट्स है, सॉक्रेट्स बोलते हैं स्पीकिंग ट्रुथ टू पावर वाला कंसेप्ट वो बताते हैं। देन यहाँ पे हैकर का, एंड्रू हैकर की मैंने आपको थ्योरी बताई थी, उन्होंने पॉलिटिकल साइंस और फिलोसफी में डिफ्रेंसिएशन किया था, वही कंक्लूजन में मेंशन्ड है जो इनकी बुक थी पॉलिटिकल थ्योरी, फिलोसफी, आइडियोलॉजी एंड साइंस वाली। देन पॉलिटिकल फिलोसफी क्या होता है, वैल्यूज, ये सब मैंने आपको समझा दिया। और ऐसा कोई भी बायसनेस अगर होता है, अगर हम कोई ट्रुथ को सर्च करने की राह पे निकले, सत्य की राह पे अगर हम लिख रहे हैं, सत्य मतलब जो रियलिटी में एग्जिस्ट कर रहा है, एम्पेरिकल, तो उसमें उसमें किसी भी तरीके की बाधा नहीं होनी चाहिए। इन अ नटशेल सारी आइडियोलॉजीज जो हैं वो बायस्ड होती है टुवर्ड्स पार्टीशन एंड्स, ठीक है। तो हर आइडियोलॉजी, जैसे लिबरलिज्म की आइडियोलॉजी है तो इंडिविजुअल की तरफ बायसनेस होगी, स्टेट के खिलाफ होगी। तो वैसे दूसरी बहुत सारी आइडियोलॉजीज है, हर कोई भी आइडियोलॉजी जो है परफेक्ट नहीं है और किसी ना किसी को वो सपोर्ट करती है। जैसे मार्क्सिस्ट जो है वो बुर्जुआजीज के खिलाफ थे और प्रोलेटेरिएट्स को यानी कि वर्कर्स को सपोर्ट करते थे, वैसा। तो पॉलिटिकल साइंस जो है डिमांड करता है डिसइंटरेस्टेड सर्च फॉर नॉलेज ऑफ पॉलिटिकल एंड सोशल रियलिटी। हमें पॉलिटिकल और सोशल रियलिटी दोनों को समझना है, उन सबका ज्ञान लेना है, नॉलेज लेना है, ठीक है। व्हेन डिसइंटरेस्टेड का यहाँ पे मतलब है कि सिर्फ हमें किसी सिर्फ एक पैमाने से या फिर हमें
बायस होके नहीं सोचना, हर तरीके से सोचना है। और जब आप आइडियोलॉजी से घिर जाते हो, जैसे अगर मैं बहुत कट्टर बन गई आज के टाइम पे कि मुझे तो सिर्फ एक ही पार्टी दिख रही है, तो अगर आप किसी आपका आइडियोलॉजी का आप पे वो क्या बोलते हैं, आंखों पे पट्टा बन जाता है कि आप अंधविश्वास करने लग जाते हो, तो फिर उससे क्या होगा, आप पार्शियल हो जाओगे। आपका एक सेलेक्टिव डिपिक्शन होगा कि आप किसी सिर्फ एक ही माध्यम से सोचोगे, 1D देखोगे, 3D नहीं देखोगे, उसको तीनों चीजों से उसके डायमेंशन नहीं देखोगे, एक ही डायमेंशन देखोगे, क्योंकि आपको पता है आप कट्टर हो चुके हो, आपकी आइडियोलॉजी ये बन चुकी है प्रॉपर। तो पॉलिटिकल एंड सोशल रियलिटी और स्कॉलरली डिटैचमेंट इज देयर फॉर द की नोट ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी इन रियल सेंस ऑफ द टर्म। इसलिए अगर जब आप एज अ स्कॉलर अगर आप पॉलिटिकल थ्योरी से डिटैच हो जाते हो तो वो अच्छा नहीं है, ये कंक्लूजन लिखा हुआ था। आइडियोलॉजी क्या है? आइडियोलॉजी एक सेट ऑफ आइडियाज है, आर्ग्यूमेंट्स है, जिसको हम डिफेंड करने के लिए यूज करते हैं। अपने कोई भी आइडियाज और आर्ग्यूमेंट्स को अगर हमें डिफेंड करना होता है तो हमारी एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजी होती है। आइडियोलॉजी को हिंदी में क्या बोलते हैं? विचारधारा। ठीक है, विचारधारा। तो यहाँ पे हमारे जैसे विचार होंगे, अगर मेरी कोई आइडियोलॉजी आज के टाइम पे मान लो कुछ भी है, ठीक है, अगर मैं लिबरलिज्म में मानती हूँ या मैं डेमोक्रेसी में मानती हूँ, ये भी तो एक तरीके का आइडियोलॉजी है, तो वो मेरे लिए एकदम कटु सत्य होगा। जो उसको मानता है वो उस पे विश्वास करेगा, उसी को एक्सेप्ट करेगा और बाकी सबको नकार देगा, उसी को वो वैलिड मानेगा। तो ये तो इजी है, जो आपको कॉमन सेंस पे आप रियल लाइफ से रिलेट कर सकते हो। और जो अपोनेंट्स हो गए उस आइडियोलॉजी को, वो हमेशा उसको क्रिटिसाइज करेंगे, ठीक है, उसको रिप्लेस करने की कोशिश करेंगे, अपनी पोजीशन को मेंटेन रखने की कोशिश करेंगे कि जो हम मानते हैं वही सही है, बाकी सबको रिप्लेस करो। ठीक है, अपोजिशन के खिलाफ होंगे, जो उनके अपोनेंट्स हैं दूसरी आइडियोलॉजी के लोग, उस सब के। तो ये सारी चीजें हो गई, आइडियोलॉजी का डेफिनेशन था। कल हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, आई मीन सिग्निफिकेंस ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। ठीक है, पॉलिटिकल थ्योरी का क्या सिग्निफिकेंस है, ये दो पार्ट है ना चैप्टर 1 के, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। तो नेचर हमने पढ़ लिया और अब पढ़ेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में सिग्निफिकेंस। सो आई होप आपको फर्स्ट लेक्चर ओपी गाबा का बहुत अच्छा लगा होगा। ये इनिशिएटिव 2.0 की पहला लेक्चर था जो कि हमने सफलतापूर्वक कंप्लीट किया। सफलता तो मेरे हिसाब से तो सफल रहा। सफलता ये बताएगी कि इस पे कितने व्यूज आएंगे या कितने लाइक्स आएंगे, कितने अच्छे कमेंट्स आप करते हो या शेयर करते हो अपने दोस्तों के साथ, तो वो मेरे लिए सफलता होगी सबसे बड़ी। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टेक केयर, बाय बाय।